अपने बच्चों को भी शेयर करूंगा एक दो दिन में। जैसे क्या है, तो ये पूरी एथिक्स है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एथिक्स की वो सारी यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे ये योजना मैगजीन है, तो 2020 का एक एडिशन आया था जो कि डील करता है आपका योजना मैगजीन। आप लोग पढ़ते हो, देखते हो योजना और कुरुक्षेत्र, दो मैगजीन्स आती है, ठीक है। तो अर्बन वाले एरिया को कवर करता है योजना, और रूरल को कवर करता है दूसरे वाले, ठीक है। तो इसमें योजना का जो अलग अलग मतलब एवरी मंथ ही आएगी, ठीक है। तो हर बार ये कोई एक ऐसा इशू या कोई ऐसी चीज कवर करती है जो अपने सिलेबस से डायरेक्ट रिलेटेड हो। जैसे एंथ्रोपोलॉजी के लिए है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी की तो 2023 वाली दो मैगजीन्स हैं, एक कुरुक्षेत्र में भी एक आया है और एक योजना में भी आया है। इससे पहले 2020 की एक मैगजीन है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, उसके पहले 2016 की है। तो तीन या चार मैगजीन्स हैं जो एंथ्रोपोलॉजी से। तो ऐसी एथिक्स की यही है कि इसके बाद नहीं आया एथिक्स का, ठीक है। लेकिन इसमें काफी जैसे जर्नलिज्म से रिलेटेड और थोड़ी सी चीजें, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो ये पूरी तो आपके काम की नहीं है क्योंकि आउटडेटेड हो गई है, लेकिन कुछ चीजें इसमें आज भी ऐसी हैं जिसको आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे गांधी, ठीक है। तो गांधी से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। गांधी जी पे एक अलग योजना का एक, जैसे अक्टूबर महीने में जिस दिन जब गांधी जयंती होती है तब कभी कभार क्या कर देते हैं, जैसे लास्ट ईयर तो आया तो गांधी से रिलेटेड था, तो जैसे गांधी हो गए, बोस हो गए, बोस तो नहीं, गांधी हो गए या अम्बेडकर हो गए, बुद्ध हो गए, ये कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डेटा आपको कलेक्ट करके रखना चाहिए। इनकी लाइफ से रिलेटेड चीजें, फिर वैल्यूज क्या सीखते हो, वो एथिक्स में काम आती है, एथिक्स के पेपर। तो ये है जिसको रेफर किया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें ही सारी नहीं। तो इसके अलावा जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें काफी अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं एथिक्स के। ये किसी टॉपर के, तो मैंने भी इसी को रेफर किया था, आप भी इसी को रेफर कर सकते हो। बहुत ये जितनी भी चीजें बहुत शॉर्ट शॉर्ट में होंगी, लेकिन इसको पढ़ लोगे तो काफी सारा एरिया कवर कर, मतलब आपका 80% सिलेबस यही कवर करते हैं। 12 पेज का है ये 12 पेज का डॉक्यूमेंट है, पूरी एथिक्स कवर करता है, ठीक है। तो जैसे टर्म्स होती है ना एथिक्स में, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी, तो सबसे लेकर उसकी डेफिनेशन बताएगा। फिर कोई पर्सनल एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल आपको ज्यादा लिखनी पड़ती है, तो ये पर्सनल एग्जाम्पल्स आ गई। फिर रिसेंट जैसे अशोक हेम का आपका सुना होगा नाम इनका, तो ठीक है, आईएएस ऑफिसर है, बार बार ट्रांसफर कर दिया जाता है अपनी इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। पर्सनैलिटी कौन कौन सी इससे जुड़ी हुई है, जैसे गांधी जी, ठीक है, किंग, ये अशोक खेम का आ गया। तो गांधी जी नॉन कोऑपरेटिव मिशन, नॉन कोऑपरेशन मिशन जो था इनका, इसमें इन्होंने इंटीग्रिटी दिखाई। तो कोर्ट है, कोर्ट भी यहीं पे दिया हुआ। तो ये सारी चार पांच चीजें आपको यहीं मिल जाएंगी, और इस डॉक्यूमेंट में लास्ट में आपके फ्लो चार्ट भी है। तो फ्लो चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एथिक्स के पेपर में, ये रहे, ठीक है। गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जीएस 2 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पता है हर साल आएगा, घुमा फिर आगे जो भी आएगा ये आपने टेप देना वहां पे, ठीक है। ऐसे ही ये कार्डिनल वर्च्यूज होती हैं, ठीक है। वर्च्यूज क्या होती है, गुड वैल्यूज, तो प्लेटो ने चार दी हुई है, ठीक है। फिर ये सारे फ्लो चार्ट्स आप यूज कर सकते हो इनको थ्रू आउट योर एथिक्स, ठीक है। ये एक एक लाइन में अभी एग्जांपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप डायरेक्टली ये और कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे ये बड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है, कोई चीजें, क्या कोई चीज एथिकल और लीगल होना जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है चीज इलीगल है लेकिन एथिकल है, जैसे विकी लीक्स की एग्जांपल, ठीक है। कोई चीज ऐसी भी हो सकती है कि लीगल तो है लेकिन अनएथिकल, जैसे अफसपा। तो इस तरीके से ये आपको क्या करता है, आपके माइंड को थोड़ा नए ऑल्टरनेट्स देता है कि आप इस डायरेक्शन में सोच सकते हो। जैसे अभी पढ़ रहे हो तो फिर ऐसी ही चीजें और कहीं कहीं भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप लोग देखना बाद में। ये सारा आ, वही ये केस स्टडी क्वेश्चन, इसमें केस स्टडीज है सारे। तो ये हमने जो क्रैश कोर्स किया था उसमें बच्चों को दिया था केएस के लिए, तो फिर अब हम अपलोड कर रहे हैं कि सब बाकी वाले भी जो हैं जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा है लेकिन वो यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये विजन का है, इसमें 80 केस स्टडीज है, ये पुराना है, ठीक है। इसमें पूरे सिलेबस की केस स्टडी से कवर करता है। तो इसमें जैसे ऊपर केस स्टडी दी हुई है, फिर अप्रोच क्या फॉलो करनी है और आंसर क्या है। ये थोड़ा बल्कि है तो, लेकिन वो बाकी वाले शॉर्ट शॉर्ट में है, इसमें सेलेक्टिव रीडिंग करनी होती है। तो जैसे ये GS4 है, ऐसे एसए का भी है, इसमें एसए से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। तो इसमें
मेरा भी ऐसे है, ठीक है। टॉप और बाकी टॉपर्स के भी कुछ कुछ ऐसे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने न्यूज़पेपर से कट करके रखी हुई हैं। कभी जैसे द हिंदू में एडिटोरियल आ जाता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर सकते हो। हमें पता है कुछ कुछ चीज़ें हर साल पेपर में आती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कभी न्यूज़ आती रहती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह पे ये आया था, तो गूगल का चैटबॉट लॉन्च हुआ था, तो आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट रख के अपने पास सेव रख सकते हो। बाद में से इससे चीज़ें पढ़ के आप डाल सकते हो अपने आंसर्स में, ठीक है। तो ये शायद हमने एक बुक बनाई थी ऐसे की, ये वो है डिकोड एथिक्स। एथिक्स और ऐसे की ना दो हमने नोट्स, मतलब नोट्स जैसे बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, वो आप जरूर देख लेना। उसमें आपको इंपॉर्टेंट एसेज वगैरह, वो थीम्स वीम्स वो सारी मिल जाती हैं। ये ऐसे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू ये मैंने मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बनाया कि आपको ढंग से समझ आए ये चीज़ें, ठीक। तो कैसे प्रिपेयर करना है, सोर्सेस वगैरह सारे दिए हुए हैं, लैंग्वेज कैसे इंप्रूव की जा सकती है, ठीक है। आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हेडिंग वगैरह आपने कैसे देने हैं, रफ ड्राफ्ट वगैरह, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो सारा कुछ ये इंग्लिश में लिखी है। जिनको इंग्लिश आती है, जिसको थोड़ा कम समझ आता है, वो इधर हिंदी में पढ़ लेना मेरे जैसा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। कंटेंट क्या होना चाहिए, ऐसे को आपको कैसे ओपन करना चाहिए, टेम्पोरल अप्रोच, सेक्टोरल, वॉक्स ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह, ठीक है। कंक्लूजन कैसे करना है वो भी इसमें दिया हुआ। फिर ये है आपके पुराने पिछले 3-4 साल के यूपीएससी के और केएस में जो रिपीट होने वाली थीम्स हैं, ठीक है। तो 2021 में ये आया था, ऐसे का टॉपिक था, आई एम द वाइजेस्ट पर्सन अलाइव, फॉर ऑल आई नो थिंग्स दैट आई नो नथिंग, ठीक है। तो हमारे सिलेबस से कहाँ से ये रिलेट करता है, फिलोसफिकल नेचर का है, एथिक्स वगैरह से कवर करता है। अप्रोच आपको कैसे इसको एड्रेस करना है वो यहाँ दिया गया है, और कीवर्ड्स आपको क्या क्या इसमें इस्तेमाल करने हैं अपने सिलेबस के, वो यहाँ दिए गए, ठीक है। फिर ये पैंडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कोविड कैसे एनालाइज करना है वो लिखना है, ठीक है। ये सारे, ये वाला ऐसे मैंने लिखा था पेपर में, ये केएस का ही है, ठीक है। ये केएस का 2021 का पेपर है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट द ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ठीक है। तो ये आप पढ़िए इसके बारे में, कहाँ कहाँ इसको सिलेबस आपका कौन कौन सा है जो टच कर सकता है, मतलब आप कहाँ कहाँ इसको देख सकते हो। जैसे इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट से कर सकते हो, जैसे डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हो। जैसे अब अभी आज की डेट में जब साइक्लोन्स आते हैं आपके, सुपर साइक्लोन्स, तो आप उसका पूरा पाथ निकाल के बता सकते हो कि ये इतने बजकर इतने मिनट पे इस गांव में आएगा, तो वो इवैक्यूएट करा दिया जाता है गांव, ठीक है। तो जब पास हो जाता है फिर वापिस चले जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइस ऐसे हैं कि कोई बीच समुद्र में गया होता है, उनको सैटेलाइट फोन दी जाते हैं, फिशरमैन को लगता है कि वहां से हाई टाइड आ रही है या सुनामी उनामी, उनको पहले ही वार्निंग दे दी जाती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको बोला जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आप मतलब इनका लिया मटेरियल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अप्रोच कैसे क्या करना है वो सारा कुछ की, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड रेजिलियंस इन ओवरकमिंग चैलेंजेस, ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक। तो ये 21 ये 22 वाले दो ही पेपर हुए शायद अभी केएस के, 21 और 22 का ही हुआ, 23 का नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिनसे हर साल पेपर रिपीट होता है, ठीक। लिटरेसी, इसके मैंने एनेक्डोट्स, रियल लाइफ एग्जांपल, कोट और इम्पोर्टेंट इंडेक्स वगैरह जो आप जहाँ से कॉपी कर सकते हो वो भी इसमें दिया हुआ, ठीक है। लिटरेसी होगी, जेंडर इक्विटी होगी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, रिलीजन, फेडरलिज्म वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वही है। तो ये ऐसे है, ये एक डॉक्यूमेंट हमने एथिक्स के लिए भी बनाया हुआ है, वो शायद अपलोड नहीं किया है इसमें। तो यही कुछ ऐसे हैं, अब इनको देखो अच्छे से, ठीक है। इसमें ये अनुदीप शेट्टी का भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। अनुदीप शेट्टी का भी बहुत अच्छा ऐसे है, इसको आप जरूर देख लेना एक बार। तो इसमें मैं अभी डाल रहा हूँ, अभी 2-3 ही डाले हैं, अभी GS4 और ऐसे ही डाला है, बाकी वाले खाली होंगे, इसमें कुछ नहीं डाला है, ये भी डालेंगे, ठीक। तो ये इसमें प्रज्ञान आई इसमें पड़ा है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको देख लेना। वापिस आते हैं अपनी एंथ्रोपोलॉजी में। तो हम लोग प्राइमेट्स वगैरह वाले चैप्टर कर रहे हैं। तो प्राइमेट्स में हमने ह्यूमन की जो एक्सटेंट स्पीशीज है उनको करना शुरू कर दिया।
लास्ट क्लास में हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस देखा था शायद, है ना? हैबिलिस तक देख लिया था? ठीक है। तो ये कुछ ना, मतलब ये मैं आपको बता रहा था एक बार कि आपको ना ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो आप अपनी कॉपी, मतलब ये मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, लेकिन बाद में जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ उसको शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे उतार लेना, क्योंकि इसको बाद में रट्टा ही मारना पड़ता है, समझने वाला इसमें कुछ है नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने किया, ठीक है। तो ये सारे वो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, पेपर में आते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आपने ऊपर, मतलब इन सब में ही देखो मैंने ऊपर टाइमलाइन ही लिखी हुई है। तो दो मतलब हमें मिले थे उसके प्रजातियां। एक 1924 में रेमंड डार्ट को मिला था, जिसमें उसने 3 नाम रखे हुए थे, ठीक है, अफ्रीकेनस, मेजर और न्यानजे। तो ब्रूम वाले को पैरेंथ्रोपस नाम रखा था, बाद में उसमें रोबस्टस और बोसेई था। फिर ऐसे ही इरेक्टस आपने अभी ये थोड़ी पढ़ा अभी आपने, ठीक है, अभी हैबिलिस पढ़ रहे हैं हम लोग, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इरेक्टस इंपॉर्टेंट। तो जब हम ये पढ़ेंगे आप फिर इसको देखना। उसका टाइम पीरियड 5 to 2 की बुक्स में है, कहीं कहीं 4 to 2 भी लिखा होता है, इतना चलता है। लियोसीन, तो वहां मैंने लिखा लियो प्लीस्टोसिन, ठीक, कहीं कहीं कुछ भी लिखा होता है। फिर उसका ट्रिक लिखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, राम आना अफराफरी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना आपने लिखा होगा आप इससे याद कर सकते हो, ठीक है। और पैरेंथ्रोपस के 2 ही थे तो हमने लिख रखा है। फिर जो ब्रूम ने बनाया था, तो वहां पे उसने ट्वांग, ट्वांग एरिया से उसको मिला था, उसका नाम क्या रखा था, ट्वांग बेबी, ठीक है। तो ट्वांग है। और क्रोमड्राई करके एक जगह है, हेडर करके जगह है, लेक चैड है, जहां से हमें क्या मिलते हैं, इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन, हमें इनके अवशेष मिलते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, वो हमने लिखी हुई है। अच्छा, अब लास्ट में ये सारे जो हैं ये इसके फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट बाइपेडल था, पता कैसे चलता है हमें, थ्रू मेस्टोइड प्रोसेस एंड लिनियर स्पर्म। और इस कल्चर को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोडेंटो केरेटिक, ठीक है। और पहली दफा हमें यहाँ पे क्या मिलता है, मैरिज। वो हमने देखा था कि किस तरीके से लीके ने एक ही जगह से 13 बॉडीज उसको एक ही जगह से फॉसिल्स के रिमेन्स मिले थे, तो उससे उसने प्रेडिक्ट किया कि फर्स्ट मैरिज, ठीक है। तो देखो, वैसे तो हमने बड़ा कुछ लिखा होगा वहां पे, लेकिन उसको कंसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को 10 नंबर का आ गया, 15 नंबर का आ गया, तो आप वो उतना रट्टा वो रिटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें होंगी, वो हम बाद में देख लेंगे, उसको कंसाइज करेंगे। आपको एक दूसरे से रिलेट कर करके लिखना है, ठीक है। तो रिलेशन में याद रखना कि आज तक की ह्यूमन स्पीशी में अगर हम अपने एवोल्यूशन पे नजर डालें तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। होमो सॉरी पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो सबसे पुराना है, फिर इसके बाद आता है इरेक्टस, और उसके बाद हम आते हैं सेपियंस। तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अगर पुराना है तो हम अगर नए हैं, तो बीच में क्या आता है, इरेक्टस, और फिर इरेक्टस के बाद कौन आ जाते हैं, हम आ जाते हैं। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी देख लीजिए, ये 300 350 के इर्द गिर्द थी, तो यहाँ ये डबल हो गई है, कितनी, 750, तो हमारी इसकी भी डबल हो गई। तो ये 2 टाइम्स यहाँ हुई, और ये फर्दर 2 टाइम्स हम तक होगी। तो हम इरेक्टस को सेंटर में रख सकते हैं। तो अगर आप बाद में इरेक्टस को ही अच्छे से रट्टा मार लो ना, तो अगर इरेक्टस से पुराने वाले आए तो आपने उनके फीचर्स थोड़े से इरेक्टस से पीछे दिखाने हैं, और अगर नए वाले आए तो इरेक्टस से थोड़े से अगले दिखाने हैं। तो ऐसे आप रिलेट कर करके कर सकते हो। इरेक्टस बीच में आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला जो बाइपेडल था। हैबिलिस जनरली पेपर में नहीं आता है, क्योंकि उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इरेक्टस आता है, ठीक है। सेपियन भी आता है। हिडलबर्ग ये बेसिकली एक जगह थी, ठीक है, जहां से ये मिला था। इसको एसोसिएट इसी से किया जाता है, इरेक्टस की ही प्रजाति है, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे पैकिंग मैन वगैरह क्या है, रोडीजियन मैन क्या है, ये आ गया निएंडरथल, तो वो सारे उसके पीछे बने। यहाँ आ जाता है आपका निएंडरथल। आपको कैसे पता चलेगा एवोल्यूशन का, यहाँ से क्रेनियल कैपेसिटी से, ठीक है। देखो यहाँ क्रेनियल कैपेसिटी 750 से 1260 के बीच में है, ये उतना ही हो गया 1260, यानी ये दोनों सेम सेम ही लगभग लगभग, थोड़ी कम है। लेकिन ये कई बार देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक ही स्पीशी के ना मल्टीपल वेरिएंट्स मिले, जैसे हमें वो देखा हमने राम आना अफराफरी, तो उसमें हमने बाद में देखा कि एक गोरिल्ला का एंसेस्टर था, एक चिंपैंजी का एंसेस्टर था, थोड़ा थोड़ा मैच करके। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको किसी एक वेरिएंट को थोड़ा सा सीसी कम दिखे, इसका मतलब ये है कि है प्रजाति सेम है, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है एवोल्यूशन में, और जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा होगी ये थोड़ा सा आगे आ जाता है। फिर इसके लास्ट में यही इन्हीं में से एक निकल के कहाँ चला गया होगा, यूरोप में, तो वो क्या बन गया, निएंडरथल, ठीक है, वो निएंडरथल बन जाएगा। तो विलियम किंग को ये मिला है, इसका टाइम पीरियड भी लिखा जाता है यहाँ पे, और इसकी वैरायटियां हैं अलग अलग, ठीक है। ये बेसिकली 2 वैरायटी का ही है, ये क्लासिकल और प्रोग्रेसिव, लेकिन जहां जहां से मिला है तो वो ये बेसिकली फ्रांस वाली साइड ना कुछ सेंट्स थे, सेंट मतलब जैसे वो चर्च के पादरी होते हैं, तो वो कहीं ऐसे दूर दराज इलाके में गए थे, उनको वहां से अवशेष मिले थे किसी गुफा से, तो वो उन्होंने वहां से पहली दफा डिस्कवर किया था
तो बाद में साइंटिस्ट ने उसको कैरेक्टराइज कर दिया इनटू टू फॉर्म्स, क्लासिकल और प्रोग्रेसिव। तो इनके बारे में जो होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अब पेपर में कई दफा क्या करते हैं, इसके दोनों फॉर्म्स को पूछ लेते हैं। तो ये इसी की फॉर्म है, पहला ये क्लासिकल वाला और ये प्रोग्रेसिव वाला। तो क्लासिकल के कुछ फीचर्स यहाँ है, प्रोग्रेसिव के कुछ फीचर्स यहाँ है। मेन चीज आएगी ये क्रिनियल कैपेसिटी। तो क्लासिकल की 1600 क्रिनियल कैपेसिटी तो ज्यादा एडवांस है। ठीक, अब इसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट में सेपियंस। तो होमो सेपियन में 3 फर्दर कैटेगराइज हो जाते हैं, क्रो-मैग्नन, ग्रीमाल्डी और चैंसिलर। ठीक, अब हम देखेंगे कि मॉडर्न डे ये तीनों किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे में ये तीनों किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नीग्रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो ग्रीमाल्डी है ये नीग्रो को रिप्रेजेंट करता है आज प्रेजेंट डे। चैंसिलर एस्किमोस को रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्रो-मैग्नन कॉकेसॉइड्स मतलब जो आर्यन नेचर के यहाँ आज की डेट में जो अंग्रेज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे हमने एक एक करके सारा करना है और लास्ट में ये एक आएगा हमारा फाइलोजेनेटिक स्टेटस। हमने यही याद रखना है, मैंने आपको बोला लास्ट में हमने एक ही बनाना है और वही पेपर में लिखना है। तो लास्ट में सिर्फ एक हम ये बनाएंगे और इसी को हर जगह हम रेफर करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे ये सारे आ जाएंगे। जैसे ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की वैरायटीज हैं, राम आना अफरा अफरी। ठीक है, राम आना अफरा अफरी। इसके बाद ऊपर हैबिलिस आ जाएगा, हैबिलिस के बाद इरेक्टस आएगा, इरेक्टस के बाद सेपियन। बीच में नेanderthal हमने इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब लिखना होगा तो नेanderthal कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इरेक्टस और सेपियन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, जो हमने देखा था वो पैरेंथ्रोपस वाला बोसेई और रोबस्टस, तो वो हमने यहाँ से दिखा दिया है कि वो अलग लेग पे चला गया और एक्सटिंक्ट हो गया, तो हम उसमें नहीं जा रहे, हमें ह्यूमंस तक आना है। यहाँ लेटेस्ट, तो यहाँ से शुरू करेंगे ये यहाँ तक, हम इससे पीछे नहीं जाते। वो हमने डीआरएस देखे थे ना पहले, ड्रायो रामा सेवा, तो वो इतने ज्यादा पुराने हो जाते हैं ना कि हम एक्चुअली गेस नहीं कर सकते कि फर्स्ट बाइपेडल हैं कि नहीं है। कहीं बोल रहे थे कि हैं, लेकिन हमने देखा कि उनके जो फोरमन मैग्नम है इट लैक्स मच फॉरवर्ड पोजीशनिंग, तो इसलिए हमने उनको आउटडेट कर दिया। हम किसको मानते हैं, पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब याद करो कि हमने जो कल्चर वाला चैप्टर पढ़ा था, प्री हिस्ट्री, जिन्होंने पढ़ा है, तो प्री हिस्ट्री स्टार्ट होती है आपकी पेलियोलिथिक से। तो पेलियोलिथिक में भी लोअर मिडल अपर। तो लोअर पेलियोलिथिक से हम पहली दफा क्या पढ़ते हैं कि कल्चर आया। हम क्यों बोलते हैं वहां से कल्चर आया, क्योंकि हम कल्चर का जो मटीरियलिस्टिक पार्ट है दैट इज योर स्टोन्स, वो हमें वहां से मिलना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि कल्चर वहीं से आया, उसके पहले भी कल्चर आ सकता है, लेकिन लिमिटेशन क्या थी कि हमारे पास एविडेंस नहीं था। तो कहा यह जाता है कि यहाँ से कल्चर आ चुका है। जब बाइपेडल हुआ, मतलब जैसे ही उसके हाथ फ्री हुए हैं वहीं से थोड़ा बहुत कल्चर आना शुरू हो चुका है। और इनफैक्ट बाद में साइंटिस्ट ने बोला भी कि ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे, वुडन टूल्स इस्तेमाल करते थे। ठीक, जैसे स्टिक हो गई, छड़ी हो गई, तो लेकिन वही है कि आज की डेट में उसके रिमेन्स नहीं है। क्रेनियल कैपेसिटी इतनी कम थी कि बहुत कम हमें पेंटिंग्स वगैरह का भी रेफरेंस मिलता है। हालांकि ये बात ट्रू नहीं है। ये जो पूरी चीज है ना, इस पूरी चीज को, इस पूरे एवोल्यूशन को इसी साल एक नई डिस्कवरी हुई है जो इसको पूरे को वो चैलेंज कर देती है। वो क्या है कि जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बोला कि कौन सा एवोल्यूशन में ज्यादा आगे, तो क्या देखते चलो, क्रेनियल कैपेसिटी। लेकिन इसी साल ना एक डिस्कवरी हुई है, नई डिस्कवरी हुई है। उसमें क्या पाया गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम का, मतलब इरेक्टस से भी पहले का है। ठीक है, इरेक्टस से भी, इनफैक्ट ड्रायो से भी पीछे बोला जा रहा है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी पीछे है, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, उसका जो ब्रेन साइज है बहुत कम है। लेकिन हमने देखा कि जहाँ पे वो अपने फोसिल्स को बरी कर रहा है, मतलब अपने डेड वंस को, जो हमें फोसिल्स मिले हैं वो हमने देखा कि उन्होंने अपने डेड वंस को क्या किया था, बरी किया था। और जहाँ बरी किया है उसके पीछे जैसे स्टोन्स हैं अगर, तो स्टोन्स के ऊपर उन्होंने सिंबल्स एनग्रेव किए हैं। जैसे कहीं पे ऐसे क्रॉस साइन बनाया है, कहीं ऐसे हैश बनाया है, कहीं सर्कल बनाया है। तो यानी कि सिंबॉलिकली दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर कल्चर। और अगर किसी अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं उसकी डेथ के ऊपर अगर आप उसको कहीं बरी कर रहे हो, ठीक है, तो बरियल एस्पेक्ट जो है वो कहा जाता है कि रिलीजन का सबसे पुराना एविडेंस है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को बरी कर रहे हो, दफना रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका कोई बिलीफ सिस्टम है। इट मीन्स कि आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, और बिलीफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिलीजियस लाइफ। बेशक वो रिलीजन हिंदू रिलीजन नहीं होगा, मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं होगा, वो अपने जमाने का कोई नेचुरल पुराना एक्सटिंक्ट रिलीजन हो सकता है, नेचर वर्शिप हो सकता है, या बिलीफ ऑफ आफ्टर लाइफ हो सकता है, कुछ भी है। तो रिलीजन या बिलीफ सिस्टम हमने देखा था, आपने जब पढ़ा था नीड वाला चैप्टर, कि उसमें हमने देखा कि जो बिलीफ सिस्टम है, रिलीजन वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो रिलीजन ऊपर आता है, प्राइमरी नीड नहीं है। प्राइमरी नीड है हमारा खाना पीना,
ठीक है, फिर सेकेंडरी नीड में आ जाता है हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, और फिर टर्शरी नीड जो है उसमें आता है इन सब के ऊपर। जब ये सारा कुछ फुलफिल हो जाए तब हम अपनी बिलीफ वाली साइड जाते हैं। तो बिलीफ में जाने के लिए हमारा माइंड भी डेवलप होना चाहिए, हमारा माइंड भी उतना डेवलप होना चाहिए, हमारी क्रिमिनल कैपेसिटी उतनी डेवलप होनी चाहिए। ये आज तक साइंटिस्ट बोलते थे कि निएंडरथल में पहली दफा हमें गोट के स्कल्स मिले हैं बोरियल के आगे पीछे। जैसे मान लीजिए कि कहीं एक जगह पे क्या है, हमें लाश मिली किसी निएंडरथल की, अब उसके आगे पीछे हमें क्या मिलते हैं, गोट स्कल्स। ठीक है, गोट, मरी हुई गोट, उसका स्कल, और उसके स्कल एक सर्कुलर फैशन में रखे हुए थे। और ये चीज हमें कहीं एक जगह से नहीं मिलती है, ये चीजें हमें मल्टीपल जगह से मिलती है। मतलब जहां से भी हमें निएंडरथल्स के पुराने फॉसिल्स या बरियल्स मिले हैं, हमने उसके आसपास जब जाके देखा तो हमें उसके इर्द गिर्द सर्कुलर फैशन में क्या दिखते हैं, गोट स्कल्स। तो अभी तक हम बोल रहे थे कि रिलीजन सबसे पहले कहाँ आ रहा है, हमने लिखा है बुरियल गोट्स। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है कि अब जब आपको लिखाऊंगा आपको तो पूरा लिखाऊंगा। तो यहाँ पहली दफा बोला जाता है कि रिलीजन शुरू हुआ। लेकिन अब ये जो इस साल डिस्कवरी हुई है वो तो ये सारे मिथ बस्ट कर देती है, वो इसको चैलेंज करती है जो हमने अभी तक लिखा है, क्योंकि उसमें उसकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम है। उतनी कम क्रेनियल कैपेसिटी भी तो हम, मतलब अभी तक तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि उसका माइंड इतना डेवलप हुआ होगा कि वो रिलीजन या थॉट प्रोसेस तक वो पहुंच सकता है। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपने सर एक वीडियो देखी थी ना, वो पिक्चर थी, तो उसमें बताया गया था कि रिलीजन नहीं हो सकता, नीड भी हो सकती है। जैसे कि सर उसमें उसकी जो मम्मी शायद डेथ हो गई थी, तो कुछ ना हाइनास आके या कोई जंगली जानवर आके खाने लग रहे थे, तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि इसको दफना देता हूं। सोचा कि दफना देता हूँ, तो सोचने के लिए बुद्धि होनी चाहिए ना। तो वही तो बता रहा हूँ, कम से कम सोचने के लिए आपकी बुद्धि, आपका दिमाग उतना विकसित तो हुआ होना चाहिए ना। जैसे आप सोच सकते हो, ठीक, आप सोच सकते हो, लेकिन आपने जानवरों को देखा, कुछ को तो देखा होगा, जैसे डॉग हो गया, मंकीज हो गया, लेकिन कुछ इनसे भी पीछे चले जाओ जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी इनसे भी कम होती है, उनका माइंड ही उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। तो वही चीज बताई जा रही थी कि क्रेनियल कैपेसिटी वाइज देखें तो उनका माइंड बहुत कम डेवलप्ड है, बट अदरवाइज उनके एक्शंस की तरफ अगर हम देखें तो वो हमें दिखता है कि ये किसी विकसित दिमाग के प्राणी का ही काम हो सकता है और किसी का नहीं। ठीक है, तो फिर अब क्या आता है, जब भी कोई ऐसी चीज आती है नहीं, तो हम आउटकास्टली ना तो इसको रिजेक्ट करते हैं ना तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, तो हम उसको डिबेट का एक वो बना देते हैं, और उसके ऊपर क्या चलती है, वो रिसर्चर्स चलती है। इन फ्यूचर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो जो उन्होंने अभी डिटेल्स दी हैं उसको हम गलत प्रूव कर दें, हम बोले कि उसके बाद कोई आया था वो ये करके गया है। मान लो कि जैसे हम लोग गए, हमारे में से जैसे मान लो आप कहीं गए गुफा में और आपको वहां नीचे कंकाल मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, मिट्टी मुट्टी रख दोगे उसके आगे पीछे। पर जैसे खुद अपने यहाँ बरियल करते हो तो आप सोचोगे कि मैं यहीं रह रहा हूँ, हो सकता है मेरा ही कोई इंसेस्टर हो, तो चलो मैं जैसे आज की डेट में दफनाता हूँ ऐसे मैं इसको दफना देता हूँ। वो भी तो हो सकता है। तो फिर अब उसके लिए क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग करेंगे, कार्बन डेटिंग करके देखेंगे कि वो जो एनग्रेविंग्स है वो कितनी पुरानी है। उसके लिए अलग मेथड्स हैं, अब उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर है 1.8, तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं, डेटिंग मेथड्स हैं उसमें, फिर कुछ रिलेटिव डेटिंग मेथड्स है, कुछ एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स। तो अभी फिलहाल के लिए इट इज ओपन फॉर डिबेट, लेकिन हाँ, न्यूज आई है तो आपको उसको इस्तेमाल करना है पेपर में जब भी हम ऐसी कुछ करेंगे। प्लस उससे क्या हो सकता है कि मान लो मैं ही एग्जामिनर हूँ और मैंने वो न्यूज पढ़ ली है, तो मैं आपको सवाल पूछूंगा, उसको रिलेट करके पूछूंगा। तो सबसे पहला काम आपका एग्जाम हॉल में घुसते ही क्या होना चाहिए, पेपर देखते ही अंदाजा लगाना कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डाला क्यों। जैसे आप लोग अगर फॉलो करते हो वेबसाइट्स को, जैसे इनसाइट्स आईएएस हो गया, आईएएस बाबा हो गया, विजन हो गया, तो जहां ऊपर न्यूज लिखी होती है नीचे लिखा होता है वाई इन न्यूज, वाई इन न्यूज। तो वाई इन न्यूज का मतलब ये है कि ये करंट में था किसी वजह से, इसलिए इन्होंने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ। तो क्वेश्चन जब पेपर में आ रहा है आपको पता होना चाहिए वाई इन न्यूज। ठीक है, जैसे आप अभी तैयारी तो कर ही रहे हो काफी सारे, अब जो बच्चे पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो क्या चेक कर सकते हैं, वो पिछले साल का पेपर निकाल के देख सकते हैं, 2023 वाला यूपीएससी वाला निकाल के देख लो, उसमें कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो उसको ढूंढने की कोशिश करो कि भाई न्यूज, अगर तो आपने न्यूज पढ़ी हुई है तो आपको पता है, अदरवाइज उसको गूगल करो, सेम उस क्वेश्चन में जो टॉपिक आया है उसको गूगल करो। अब आपको डेट तो पता है ना कि अक्टूबर नवंबर का वो पेपर हुआ है, तो न्यूज में देखो कि क्या अक्टूबर नवंबर से कितनी देर पहले वो न्यूज में था, सितंबर में था, जुलाई में था, अगस्त में था,
क्या पिछले 1 साल में था भी कि नहीं था? अगर था तो कौन सी मैगजीन उसको कवर कर रही थी, कौन सा न्यूज़पेपर उसको कवर कर रहा था? ताकि देखो, आपने आगे चलना है तो पीछे देख के फिर ही चलोगे ना कि पहले कैसी चीजें हो रही। तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे आपको माइंड में ये चीज पता होनी चाहिए, वाई न्यूज। और आपने डायरेक्ट वहां ऐसे हेडिंग बना के नहीं लिखना है वाई न्यूज, लेकिन आपने इम्प्लिसिटली एग्जामिनर को कन्वे करना है कि आई नो वाई दिस इज ए न्यूज, आई नो वाई यू हैव पुट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। तो वो घुमा फिरा के इंट्रो में लिख दो। मैं तो इंट्रो में लिखता था, या कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आगे लास्ट में कंक्लूजन में इंट्रो में ही लिखो, रिसेंटली दिस वाज सीन इन न्यूज वगैरह वगैरह, आगे काम खत्म। या लास्ट में जहाँ कंक्लूजन कर रहे हो वहाँ अभी से रिलेटेड कोई भी चीज आती है, अगर आपको वो न्यूज पता है तो आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप ये लिख सकते हो कि ऑल्दो हम एवोल्यूशन की इतनी सारी चीजों को स्टडी कर रहे हैं और हमने इतने अच्छे से फाइलोजेनेटिक स्टेटस बनाया हुआ है इनको, लेकिन लास्ट ईयर ही जो स्वांते बाबू ने डिस्कवरी करी है उसमें उसने बताया कि निएंडरथल अलग नहीं है, निएंडरथल इसी चेन का है। निएंडरथल कोई अलग स्पीशी नहीं था, वो ह्यूमन की स्पीशी था, इसीलिए हमारे अंदर 4% डीएनए जो है वो किसका है, निएंडरथल का है। वो चीज आप डाल सकते हो अगर निएंडरथल या एवोल्यूशन से रिलेटेड सवाल है, वो तो प्रूव हो चुका है। अगर आपको कुछ उसके ऊपर भी एच लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को तो पता चल चुका है, पेपर में भी आ चुका है, पेपर लेंगे। अगर आपको उसके ऊपर एक लेवल और एच लेनी है तो और लेटेस्ट न्यूज पढ़ो। तो जो न्यूज मैंने बताई वो लिखो, उसमें पूरा वो मैंने शायद आपको भेजा ही होगा, अदरवाइज हम कैप्चर भी करके दे देंगे आपको केस स्टडीज में। उसका पूरा नाम लिखो कि उसको उन्होंने कौन सी स्पीशी बताई है। ठीक है, वो मुझे भी रिकॉल हो जाएगी थोड़ी देर में, कुछ होमो कुछ करके ही है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, न्यूज देख के बता दूंगा। उसमें आप बता सकते हो कि फलानी स्पीशी का नाम लिखकर बता सकते हो कि ऑल्दो their their cultural characteristics display so many things like rituals, burials वगैरह वगैरह, which portrays them as advanced than, इनमें जहाँ पे भी आएगा which portrays them to be similar to Neanderthals। ठीक है, but if we observe the recreational capacity it is much lesser। ठीक है, therefore whatever our understanding is till date it is open for debate। ये डिबेट के लिए ओपन है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। तो अगर आप ये 2 लाइनें लिख कर आओगे ना तो आपका आंसर इम्पैक्टफुल होगा, उसको सच में लगेगा कि आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो, ना कि सिर्फ यूपीएससी का पेपर देने के लिए रट्टा मार रहे हो। ठीक है, क्योंकि रट्टा रट्टे रटाई चीजें, अक्षर ज्ञान पढ़ ली, टेप ली, लिख कर आ गए, नंबर आ गए। दूसरा है कि सच में सब्जेक्ट की समझ होना, और जो न्यूज में करंट एस्पेक्ट आ रहा है उसको रिलेट करके लिखना। तो जब रिलेट करके लिखोगे तो ही नंबर आएंगे, अदरवाइज इफ यू थिंक कि एंथ्रोपोलॉजी लेने से आप क्लियर कर लोगे तो वो मुश्किल है, वो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता। तो इसलिए मैं बच्चों को ये बोलता हूँ सब्जेक्ट कोई भी चूज कर लो, चाहे वो एंथ्रो हो, उर्दू हो, जोलॉजी हो, कुछ भी हो। आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ पेपर निकाल सकते हो। कुछ चीजें आ जाती है जैसे कि एक दफा गाइडेंस नहीं मिलती, या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं मिलती, या स्कोर चेक ही नहीं हो, कई बच्चे सोशोलॉजी लेते हैं तो जेकेपीएससी वाले कभी सोशोलॉजी में नंबर देते ही नहीं, यूपीएससी वाले फिर दे देते हैं, यहाँ नंबर ही नहीं मिलते हैं सोशोलॉजी वाले को। तो कई ऐसे ऑप्शनल है जैसे लॉ वगैरह, उसमें बहुत कम नंबर आते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे इस साल टॉपर देख लो, खैर उसके ऑप्शनल में तो कोई खास नंबर नहीं है, 240 समथिंग नंबर है उसके, 248 मार्क्स हैं। एंथ्रो वाले को 290 भी है, 300 भी है। एंथ्रो का ऐसा भी बंदा है जो 300 से बाहर हुआ है, सोच लो। एंथ्रो की एक लड़की थी, उसने हमारे पास इंटरव्यू दिया था, बहुत इंटेलिजेंट थी, उसकी बहन ऑलरेडी वीडियो थी यहाँ अखनूर में। ठीक है, सरदारनी लड़की थी, उसके 297 की ऐसे नंबर है एंथ्रोपोलॉजी में, और वो बाहर हो गई GS1 की वजह से। GS1 में 60 नंबर है उसके। तो जो रैंक 1 है उसके ऑप्शनल लॉ है, 248 और 249 मार्क्स हैं, सोच लो 248 249 मार्क्स ऑप्शनल में है। और दूसरी के एंथ्रो में कितने हैं, 296 297, 297 वाली लेके 50 मार्क्स का सीधा डिफरेंस है। वो बाहर है लिस्ट से, वो इंटरव्यू भी हाँ इंटरव्यू कॉल आई थी उसको, वो बाहर है। और लेकिन वो 248 लॉ से टॉप रैंक, क्योंकि उसके GS1 2 3 4 सब में ही ठीक ठीक नंबर है, 100 110 120 ऐसे ऐसे नंबर है, और इंटरव्यू में भी 180 नंबर है उसके। तो बड़ी चीजें मैटर करती है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शनल ले लेने से काम नहीं चलेगा आपको। अब देख लो, अगर ऑप्शनल पढ़ोगे 297 मार्क्स आएंगे, फिर भी रह सकते हो अगर आप जीएस नहीं पढ़ रहे हो। तो जीएस भी अच्छे से पढ़नी है और ऑप्शनल तो करके ही रखनी। अब उसके 297 जिसके आए, अगर उसने GS1 थोड़ा ढंग से पढ़ा होता तो वो सीधे टॉप रैंकर में आती। ज्योग्राफी नंबर ही नहीं दे रहे थे, इस साल 340 नंबर दिए, 340 नंबर ज्योग्राफी, ऑप एड 340 नंबर दिए। मेडिकल वाले को जो रैंक 3rd है
उसने एमबीबीएस की है, उसको 340 कुछ नंबर दिए। तो कभी कभार ये ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन कभी कभार देख के हम नहीं, हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जो हमें यूपीएससी में भी, क्योंकि देखो जब भी बच्चा तैयारी करने आता है वो एक साल सोच के तो नहीं करता है ना, वो देख के चलता है कि कम से कम मैं 3 अटेम्प्ट तो दूंगा सीरियस वाले। तो फिर वैसा ही सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि जो एवरग्रीन हो थोड़ा सा। उस हिसाब से अब ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी इसमें भी, करंट अफेयर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, करंट अफेयर अच्छे से किया। चलिए अब हम देखते हैं, दाना मुझे लास्ट क्लास में कहाँ तक लिखा है, हैप्पीनेस लिख लिया था लास्ट क्लास में, बताना कहाँ तक आया था लास्ट क्लास में, कहाँ तक लिखा है, ठीक, नोट लगा के लिख लेना, लिखो आगे। होमो हैबिलिस में हमने ये ओल्डुवियन इंडस्ट्री लिख लिया था ना, नो फायर नो क्लोथ्स लिव इन नेचुरल केव। चलो फिर आगे लिखो होमो इरेक्टस 1250 सीसी, होमो इरेक्टस को हमने कैप्चर भी किया ना, होमो इरेक्टस तो उसी एवोल्यूशनरी लेग में होमो इरेक्टस क्या था, थोड़ा और एडवांस्ड था, ठीक है, उसी एवोल्यूशनरी हायरार्की में होमो इरेक्टस थोड़ा और एडवांस है। चाहो तो ऊपर शॉर्ट शॉर्ट में ये लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो इसके, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्या बनाओगे मैं आपको समझा देता हूँ। ये डेट जो है ये इसकी डिस्कवरी की डेट है, ये पर्सन कौन है जिसने डिस्कवर किया, ये जगह कौन सी है जहां से डिस्कवर किया। तो इन 1891 ई डुबोइस फ्रॉम जावा डिस्कवर्ड द फर्स्ट फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, तो हम 2 तक पहुंच गए, 2 से 1 तक हमने वो भी देख रहा था बीच वाला हैबिलिस। तो ये देखो टाइम पीरियड ना इनका ऐसे ओवरलैप करेगा, मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें ओवरलैप कर रहा है। 2 मिलियन टू टू, ये कितना है, ये मिलियन कितना होता है 10 लाख, मिलियन कितना होता है 10 लाख, ठीक है, इंटू 10 कर लेना। तो 2 मिलियन से ये कितना है 2 लाख ईयर ओल्ड, ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक एज। अब हम पेलियोलिथिक में एंटर कर गए हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट हो जाता हमारा पेलियोलिथिक यानी स्टोन टूल्स का स्टार्ट, पेलियो मीजो नियो। इनफैक्ट इरेक्टस निएंडर और सेपियन ये तीनों पेलियो में ही आ जाएंगे, लोअर मिडिल अपर में, ये लोअर में आएगा, इरेक्टस लोअर में आएगा, निएंडरथल मिडिल में आएगा, और अपर में क्या आ जाएगा होमो सेपियन, ठीक है। स्पीशीज कौन कौन सी मिली है, 3-4 मिली है, ठीक है। पहली जावा है, ये जावा से जो पहली वाली मिली इसका नाम, अच्छा ये स्पीशी यहाँ लिखी, ये मतलब जहां से मिलती है उसी के नाम पे रख देते हैं, ठीक है। पैकिंग वाली मिली है चाइना से, ये जो स्पीशी है पैकिनेंसिस ये मिली है चाइना से, हिडलबर्गेंसिस मिली है जर्मनी से, और नर्मदा मैन इंडिया से, ठीक है। इंडिया में हथनोरा एमपी में आपको पता है नर्मदा रिवर के किनारे पे, वहां से हमें नर्मदा नाम इसका मैन है, लेकिन ये फॉसिल किसका था वुमेन का, वही चीज है। तो छोटे छोटा लिखो शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है, फिर मैं आपको इसको एक्चुअल में दिखाता हूँ। 750 से 1260 क्या थी इसकी क्रिटिकल कैपेसिटी, ये इसके फीचर्स है, इतना पुरानी लिखना है आपने, ये शुरू में ये यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे लिखा। इंडोनेशिया, ये मैप दिख रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडोनेशियन आइलैंड्स है ना, सुमात्रा जावा वगैरह वगैरह। ये रहने लैंड जोन करके जगह है, ये छोड़ दे, ये लिखी मैं बाकी दिखा दूंगा। ये मैं सारा लिखा दूंगा आपका, डोंट वरी, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। लिखो शुरू करो, होमो इरेक्टस ऑल्सो नोन एज
पिथिकेंथ्रोपस, PITHE, पिथी लिखो पहले, पिथे या पिथी, PITHE, पिथी, फिर CA लगाओ सी के साथ में, पिथिका थ्रोपस, एंथ्रोपस, ए मतलब स्पेलिंग में पूरा बोलता हूँ, PITHECANTHROPUS, पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस। पिथिका किसको बोलते हैं? एप लाइक, ठीक है। तो एप लाइक था थोड़ा, एप लाइक है तो यानी इसके फेस पे अभी भी प्रोग्नाथिज्म थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है। आगे लिखो टाइम पीरियड अराउंड 2 मिलियन ईयर्स को, ठीक है। और आगे कॉमा करके या एरो करके लिखो लोअर पैलियोलिथिक। ये बेसिकली 2 मिलियन से 2 लाख तक है, पूरा भी लिख सकते हो 2 लाख, या फिर लोअर पैलियोलिथिक लिख लो तब भी काम चल जाएगा। डिस्कवर किसने किया? लिखो डिस्कवरी, हेडिंग बना के लिखो डिस्कवरी, ई डुबोइस, DUBOIS, ई डुबोइस in 1891 at Java found a cranium and a femur। मिला क्या क्या, पहले अवशेष क्या क्या मिला था? हमने तांत्रिक देखा ऐसे अपनी तंत्र विद्या करते, तो उसके बाद क्या क्या होता है, एक खोपड़ी होती है और एक हड्डी होती है, तो हड्डी होती है फीमर और खोपड़ी होती है क्रेनियम, तो यही दोनों चीजें मिली हैं उसको। क्या बता कोई तांत्रिक रखे गए हो, क्रेनियम यानी खोपड़ी का पार्ट और ये वाली हड्डी फीमर, ठीक है। ये लिख लिया। आगे इसके बारे में लिखो सब स्पीशीज, इसकी सब स्पीशीज देखो, होमो इरेक्टस इरेक्टस पहला, होमो इरेक्टस इरेक्टस, होमो का एच कैपिटल, बाकी दोनों का इरेक्टस इरेक्टस स्मॉल, पूरा पूरा स्मॉल, होमो इरेक्टस इरेक्टस, एरो करके लिखो जावा मैन, इसको क्या नाम दिया? जावा मैन। सेकंड, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, स्पेलिंग इधर से देख लेना, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, PEKINENSIS, ब्रैकेट में लिखो पैकिंग मैन, PEKING, पैकिंग मैन, ये हमें चाइना से मिला है, चाहो तो चाइना लिख सकते हो ब्रैकेट में, लोकेशन चाइना लिख सकते हो। थर्ड, होमो इरेक्टस हीडलबर्गेंसिस, हीडलबर्ग करके एक जगह है जर्मनी में, उसी के नाम पे ये पड़ा, होमो इरेक्टस हीडल, HEIDEL, BERGENSIS, हीडलबर्गेंसिस, ये मिला यूरोप जर्मनी से। एंड लास्ट इज होमो इरेक्टस नर्मादेंसिस, नर्मादेंसिस, नर्मदा से बना है ये, ठीक है। नर्मदा लिख के NARMAD, नर्मद तक लिखो, फिर आगे एंसिस, ENSIS, जिसको नर्मदा मैन भी कहा गया, ब्रैकेट में नर्मदा मैन। देखो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर मैप बनाओ, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर मैप बनाओ। अफ्रीका, जितना पिछला मैप बनाया था ना सिर्फ अफ्रीका और एशिया का, वही वाला एशिया अफ्रीका वाला मैप बनाओ, छोटा छोटा सा बनाओ ना ऐसे। ये वाला जो बनाते हैं ये बनाओ छोटा, उससे देख के तो नहीं बनता मैप, तो जो मैंने बनाया वैसा बना, नेट पे देख के नहीं बनता मैप। थोड़ा इसको मतलब ऐसे लंबाई में थोड़ा बड़ा कर सकते हो, थोड़ा इसको स्ट्रेच करना, ठीक है। ये जगह कम थी इसलिए मैंने बनाया यहाँ पर।
इतना बड़ा नहीं बनाना, आदित्य पेपर में छोटा बनाना है। 10 नंबर का आएगा तो छोटा बनाना है। अच्छा ठीक है, उसको देख जैसे मैंने बनाया, बस तू ऐसे बनाते जा। देखिए उसके ऊपर देख क्या बनाया वो मैंने, अफ्रीका के ऊपर। उधर देख, उधर नहीं देख, उधर देख, मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, इधर देखा। ये वाला ठीक है, इसको ठीक कर, इसको पहले इधर से ना इधर लेके जा, फिर ऐसे इधर लेकर आओ, ऊपर नहीं जोड़ना है। देख ये ऊपर से पहले इधर आया, ये इसराइल वाला पोर्शन है, फिर मैं ये वापस गया हूँ, ये बाल्कन स्टेट्स हैं, ये क्या है मेडिटेरेनियन, फिर ये तेरा क्या आ गया स्पेन स्पून वाला इधर आ गया, ठीक है, पोर्चुगल वाला ये वापस आया, ये तेरा लिथुआनिया लैटविया वगैरह वगैरह, फिर ये वापस ये स्कैंडिनेविया, फिर वापस ये इधर, तो ये तेरा नॉर्थ सी बनेगा सारा, ऐसे बनाना है। करो मार्क करो, हिडलबर्ग जर्मनी, जर्मनी कहाँ है मैप में, बनाओ जर्मनी। ऊपर बनाओ थोड़ा, उधर जर्मनी था, कहाँ है जर्मनी, होगा है मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, तो फिर जर्मनी इधर ही चला जाएगा, मेडिटेरेनियन उधर है, तो ये तो तेरा रशिया आ गया। ये जर्मनी था, ठीक है, ये वाला। हम्म, कहाँ मेडिटेरेनियन थी, कहाँ नीचे वाले मैप में कहाँ है। क्या यार तुम लोग भी ना मेरा नाक कटा देते कभी कभी। ये देखो ना, 2 ज्योग्राफी वाली है, तुमको मैं कल मिलता हूँ सुबह, ठहरो। देखो अगर आपने बनाना है मैप, ऐसे मेरे साथ एक बार देखते चलो, ठीक है। यहाँ से ऐसे कट करना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कट करना है। ये क्या बन रहा है, अफ्रीका। वो वाला मैप नहीं देखना आपने, वो मैप आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, जो पेपर में ड्रॉ करना है ये वो बता रहा हूँ। यहाँ से अब इधर को चले जाओ वापस, ठीक है, ये इधर को नीचे आओ, ये ईरान वाला हिस्सा आ गया, क्या हो गया इसको, ये समझ लेना, ईरान वाली साइड में अभी आ रहा हूँ, ठीक है, ये ईरान वाली साइड ये ईरान वाली साइड आ गई नीचे, ये पाकिस्तान आ गई, ये अब आ गई इंडिया आने की देर है, तो इंडिया में यहाँ से, इंडिया से यहाँ से मैं छोटा सा दिखा देता हूँ, अब इंडिया के साइड जाके इधर म्यांमार नीचे, कि यहाँ जाके मैं इसको ऐसे ऊपर खत्म कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया नीचे वाला, ये अफ्रीका, इसको छोड़ना नहीं है, सीधे आ जाना है इंडिया, और इंडिया से ये नीचे आपको पता है ये आगे एशियन कंट्री छोटे छोटे। अब ये जो गया यहाँ, हमें अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा जावा, वैसे मैं नहीं दिखाता ये जावा, लेकिन हमें पेपर में दिखाना है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, इधर ऑस्ट्रेलिया बना दो, न्यूजीलैंड बनाने की जरूरत है नहीं। यहाँ वापिस आ जाओ, इसको पकड़ो, अब यहाँ हमने बनाना है मेडिटेरेनियन सी, तो यहाँ से वापिस जाओ ऐसे, ये क्या बन गया आपका पूरा मेडिटेरेनियन, इधर आ गया आपका इसराइल सीरिया वीरिया, ये सारी बाल्कन स्टेट्स ये। अब यहाँ हमने बनाना है पुर्तगाल स्पेन वगैरह, यहाँ से यू टर्न मारो ऐसे, दोबारा अंदर आओ इधर को, ठीक है। ये पूरा वेस्ट जर्मनी है जो अमीर देश है, ये इधर गरीब देश है, ठीक है, इधर आपका ऊपर यहाँ फ्रांस है, इधर जर्मनी है, नीदरलैंड है, ये सारा इधर। यहाँ से अब ये थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ आपको वो पूरा लैटविया एस्टोनिया लिथुआनिया वो सारा दिखता है। यहाँ से वापिस चल के ऊपर आएंगे, कौन से सबसे अमीर देश, ये है 3 उंगलियां, स्कैंडिनेविया, तो यहाँ से ऐसे 3 उंगलियां ऐसे लटकाओ, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर वापस ये ऐसे हम्प जैसा बनता है, ठीक है, ये ऊपर क्या बनता है ऐसे हम्प जैसा बनता है, ठीक है। हम्प लेके यहाँ से ये इधर वापिस जाओ, क्योंकि ये इसको हमने यहाँ जोड़ना है, यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, बाकी चीजें बनाने की जरूरत है, ठीक है, ऐसे बनता है। अब यहाँ जर्मनी के पास बनाओ हिडलबर्ग, जो आपने हिडलबर्ग लिखा ना, हिडलबर्ग मैन, हिडलबर्ग आएगा इधर,
ठीक है। जावा ये रहा, इंडोनेशियन आइलैंड है जावा। पेकिंग मैन इज इन चाइना, ये रहा इंडिया, इंडिया के ऊपर यहाँ चाइना है। नर्मदा मैन इंडिया। और क्या था, और था कुछ, इतने ही थे, बना लो। करो मार्क। अफ्रीका से भी हमें मिलता है, तुर्कना लेक से। और दुबई और तुर्कना। लिख लो, वो भी इतने भी लिखोगे तो चलेगा। मेन इसकी यही 4 वैरायटी हैं, इरेक्टस, पेकिन, हीडल और नर्मदा। बन गया। यहाँ से तुर्कना लेक से जो मिला था ना, ये था 6 फीट वाला। उस दिन मैंने आपको वहां बताया था ना, 6 फीट वो नहीं था, ये था। और उसको बोलते हैं तुर्कना बॉय। वो टुआंग बेबी तो छोटा ही था, 2-3 साल का। तुर्कना बॉय है, यहाँ लिख लो इसको। 6 फीट का था तुर्कना बॉय। इसको होमो एरगास्टर भी कहा गया। उस दिन मैंने बताया था ना, टुआंग बेबी 6 फीट का था, फिर मैंने करेक्ट कराया था ये नहीं है 6 फीट का। तो आज बता रहा हूँ सही 6 फीट वाला कौन सा था, ये वाला था इरेक्टस। लिया, ये लिखना जो मैं लिखा रहा हूँ। कहाँ लिखा तुमने? तो इतना भाई लिखा होमो एरगास्टर लिख दिया। होमो एरगास्टर, HOMO होमो, फिर आगे एरगास्टर, ERGASTER। होमो एरगास्टर, ERGASTER, एरगास्टर, होमो एरगास्टर। ठीक है। और लिखो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखो, ये फुली इरेक्ट था, पहला फीचर इसका ये है। नेक्स्ट, अब क्या हो गया कि स्किन से ना जो हेयर्स थे वो खत्म हो गए। यहाँ लिखा हुआ फीचर्स में से इतना नहीं मैंने लिखा, जो मैं लिखा रहा हूँ। हमारी स्किन से जो बाल थे, जैसे जानवरों में देखना, एप्स में उनके क्या रहता है, पूरी बॉडी में हेयर्स बड़े ज्यादा, थिक कवरिंग ऑफ हेयर रहती है। हमारे वो खत्म हो गए। ठीक, हमने देखा था कि हम हमारा ज्यादा बॉडी सरफेस जो है ये अब बाहर आ गया। ठीक है, हीट डिसिपेट भी कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या था, हमारा फर जो था बॉडी पे वो एक तरीके से क्या हो गया, कम हो गई। ठीक है। पेल्विस की जो शेप है वो राउंडिश हो गई। ठीक है। और दूसरा कि डाइट अब हमारी ज्यादा हो गई थी, प्रोटीन रिच डाइट हमारी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि हम हंट अच्छे से कर पा रहे थे, टूल्स हमने एडवांस कर लिए थे। तो डेंसर प्रोटीन की वजह से हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई। और इसी टाइम पीरियड पे एक नया जीन होगा जो हमारी बॉडी बनाएगी, जो जीन आगे चल के हमारी लैंग्वेज या जो हमारी स्पीकिंग एबिलिटी है, स्पीच जो है, इसको डेवलप करवाएगा। ठीक है। तो फीचर्स में लिख लो, पहला फीचर लिख लीजिए। फर्स्ट फर्स्ट skin exposure. Second, hair absent from body. Third, round pelvis. Fourth, protein based diet.
Fifth, building blocks of language. Building block of language started to originate here. और एक जीन जो इसको इंट्रोड्यूस करता था वो जीन कौन सा था? SRGDPA जीन. लिख लो SRGDPA जीन यहीं पे ब्रैकेट में. SRGDPA. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. अब हम लिखेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. राइट डाउन द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. पहला क्रेनियल कैपेसिटी. इट्स क्रेनियल कैपेसिटी इज यहाँ लिखा हुआ है 750 to 1260 cc. 750 to 1260 cc. ब्रैकेट में लिखो मोर देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस बट लेस देन होमो सेपियंस. More than Australopithecus but less than Homo sapiens. कॉमा आगे लिखो 50% larger cranial capacity than Australopithecus. 50% larger cranial capacity than Australopithecus, but 60% smaller capacity than today's Homo sapien sapien. Than today's Homo sapien sapien. तो एक तरीके से हम इसको एक बीच की स्पीशी बोल देते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस और मॉडर्न ह्यूमन के बीच के. नेक्स्ट लिखो स्कल. स्कल फ्लैट क्रेनियल वॉल्ट. पहला फ्लैट क्रेनियल वॉल्ट. ये जो सिर के ऊपर अभी हमारा राउंड है ना क्रेनियल वॉल्ट उसका एकदम फ्लैट था. फ्लैट क्रेनियल वॉल्ट. ये याद करो मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये हमारा जो स्कल की शेप बनी है पहले तो हैफाजर्ड था. तो हमने एग्जांपल देके बताया था कि बच्चे को थोड़ा देके जैसे ट्रंक के अंदर डाल दो तो ट्रंक बंद कर दो ऊपर से तो बच्चा थोड़ा हर तरफ मारता है. तो धीरे धीरे वो उसका शेप कैसा हो जाएगा पूरा सिमेट्रिक होगा और लास्ट में आके तो ऐसे राउंड होगा. तो भी राउंड हो रहा है. राउंड तो बाद में हमें जाके होगा. तो पहले अगर हैफाजर्ड है तो उसको मार रहा है ऊपर से तो एक टाइम पे ऊपर से क्या हो गया एकदम फ्लैट. तो उस टाइम पे कौन सी स्पीशी थी? इरेक्टस. तो इसीलिए लिखा है फ्लैट क्रेनियल वॉल्ट. नेक्स्ट नो चिन. चिन अभी तक नहीं आई है. नो चिन. थिक स्कल बोन्स. थिक स्कल बोन्स. ब्रो रिज प्रोमिनेंट. ये 1 2 3 करके लिखना सारे. ठीक है. ब्रो रिज ये वाला हो गया. ब्रो रिज इज प्रोमिनेंट. यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ दो मैं आपको इसकी फिगर बनवाऊंगा. उसके आगे लिखो डेंटिशन. डेंटिशन पैराबोलिक. लिनिया एस्पेरा प्रेजेंट. लिनिया एस्पेरा प्रेजेंट. ठीक. ये क्या है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. नेक्स्ट हेडिंग दो यहीं पे एवोल्यूशनरी चेंजेस. एवोल्यूशनरी चेंजेस. पहला पॉइंट फेस रिडक्शन. फेस रिडक्शन इसमें लिखो फ्रॉम प्रोग्नाथिज्म टू ऑर्थोगनिज्म. फ्रॉम प्रोग्नाथिज्म टू
ऑर्थोगोनिज्म, हम ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ऑर्थोगोनल हो गया है, लेकिन शिफ्ट हो गया। अब देखो, अगर प्रोग्नाथिज्म ज्यादा था तो उस टाइम दांतों के लिए स्पेस ज्यादा होगी या कम? ज्यादा, मुंह बड़ा था। अब छोटा हो गया तो दांतों के लिए स्पेस क्या? कम। तो दो चीजें हो सकती थी, या तो नंबर ऑफ टीथ रिड्यूस हो जाते, या फिर साइज ऑफ टीथ रिड्यूस होता। तो क्या हुआ? साइज रिड्यूस हुआ। ठीक है, साइज रिड्यूस हुआ, डायस्टीमा खत्म हुआ। ठीक है, तो इसी के नीचे एरो करके लिख लो, जो भी आपको लिखा है, जहां प्रोग्नाथिज्म लिखाया है उसके नीचे एरो करके लिखो मोर स्पेस फॉर टीथ, मोर स्पेस फॉर टीथ। तो उसके आगे जहां ऑर्थोगोनिज्म लिखाया है उसके नीचे एरो करके लिखो दी टीथ नंबर रिमेन्ड सेम but the size of teeth got reduced, especially the canines. The number of teeth remained same, the teeth number remained same, but the size of teeth got reduced, especially the canines. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये फर्स्ट पॉइंट में ही ए बी करके लिख लो, 2 पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो sharp increase in the cranial capacity, sharp increase in the cranial capacity। ठीक है, इससे पहले देखो 375 के इर्द गिर्द थी, या अगर इसमें सबसे ज्यादा भी देख रहे हैं तो 775, यहाँ सीधे कितना हो गया? 1260। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखो, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें फ्रॉम, यहाँ ये जो लिखा है इसके अंदर लिखो, यहाँ 3 स्टेजेस बनाओ, ड्रायो, ऑस्ट्रेलो और सेपियन। ड्रायो, ऑस्ट्रेलियन और सेपियन, ये बनता है दास, एडिडास। ठीक, आगे नीचे इसके नीचे एरो मार के ऐसे इनको लिंक करो आपस में, ड्रायो, ऑस्ट्रेलो और सेपियंस। यहां से यहाँ आने में 3 टाइम्स हुआ है, और यहां से यहाँ आने में 3 टाइम्स हुआ। ड्रायो से ऑस्ट्रेलो पे आने में 3 गुना, और ऑस्ट्रेलो से सेपियन पे आने में 3 गुना। हमारा बंदा यहाँ कहीं लाई करता है इनके बीच में। ठीक है, तो शार्प इंक्रीज हो रही है ये उसी लेग में। ये ए पॉइंट बनाओ ये, और सेकंड पॉइंट लिखो द ब्रेन साइज वाज इंक्रीजिंग, इसी के अंदर बनाना है आपने। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर द ब्रेन साइज वाज इंक्रीजिंग, कॉमा इट वाज पुशिंग द वॉल्स, द ब्रेन साइज वाज इंक्रीजिंग, इट वाज, वो एग्जांपल याद रखो बच्चे वाली जो ट्रंक के अंदर है। द ब्रेन साइज वाज इंक्रीजिंग, इट वाज पुशिंग द वॉल्स, एरो करके लिख लो, द स्कल बिकेम राउंडेड। The skull became, लिखो imagine a person in a trunk, imagine a person in a trunk with hammer in his hand। ठीक है, जिन बच्चों को ये नई स्टोरी पता है वो सुन लो, तो नए बच्चे हैं, जैसे मान लो कोई ट्रंक है, संदूक है स्टील का आपके घर में, तो ऐसी शेप होगी इसकी। अब मान लो इसके अंदर किसी इंसान को बैठा दिया और उसके हाथ में दे दिया हथौड़ा। ठीक है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा? हथौड़े से मारेगा। तो थोड़े से अगर इस साइड को मारेगा तो ये साइड कैसी हो जाएगी? ऐसी। ठीक है, इस साइड को मारेगा तो ये कैसी हो जाएगी? ऐसी। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऊपर भी थोड़ा सा निकलेगा नीचे, तो जब ये इधर हो गया तो फिर नीचे मारेगा तो ये साइड भी ऐसी है। तो यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये साइज ये थोड़ा थोड़ा कैसा होते जाएगा? ऐसे। और बिल्कुल अगर बराबर करना है वो तो फिर पूरा का पूरा एकदम ऐसे सर्कल बनता है। ठीक है, तो यही हो रहा है, समझ लो कि बीच से क्या हो रहा है, प्रेशर जो हमारा ब्रेन था अंदर से वो बड़ा हो रहा है। तो आगे पीछे जो स्कल है ये इसको क्या दे रहा है? चारों तरफ से प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से ये एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपैंड जब करेगा तो इनिशियली हमने देखा कि बंदरों के केस में तो ऐसे हफजर्ड कंस्ट्रक्शन थी, तो जब हफजर्ड को धीरे धीरे होने लग पड़ा तो ये थोड़ा थोड़ा स्मूथ होने लग पड़ा।
ठीक है, हालांकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ऊपर से अभी फ्लैट ही हुआ है, लेकिन ओवरऑल राउंड राउंडिश शेप की तरफ तो आ रहा है ना। तो हमने वही लिखा है एवोल्यूशनरी चेंज। तो हमने पूरा चेंज बताया है, और हम पहले बता चुके हैं कि ऊपर से इसका फ्लैट है, क्रीनियम तो फ्लैट है, लेकिन इंक्रीज की वजह से ओवरऑल सर्कुलर शेप तो आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम, इसमें लिखो, इसका भी ना ऐसे ही वो बनाओ, क्वाड्रूपेडल टू बाइपेडल। क्वाड्रूपेडल लिखो, इससे क्या हुए हैं बाइपेडल। इसके नीचे ऐसे एरो करके लिखो, इसके नीचे ऐसे एरो। क्वाड्रूपेडल के नीचे लिखो, द वर्टिब्रल कॉलम अटैच्ड, द वर्टिब्रल कॉलम अटैच्ड टू द स्कल एट द बैक। The vertebral column is attached to the skull at the back, यहाँ पीछे से स्कल पे आएगा, और बाइपेडल के नीचे एरो पर लिखो at the base। पहली वाला सेम रहेगा सारा, vertebral column attached to the skull at the base। तो ब्रैकेट में लिखो फॉरवर्ड पोजीशन, ब्रैकेट में लिखो फॉरवर्ड पोजीशन। ठीक है, अब ये जो इंसान की ऐसे खोपड़ी बन रही थी, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ पे है फोरामन मैग्नम, ये यहाँ। ठीक है, फोरामन मैग्नम यहाँ है, यहीं से तो ऐसे फिर क्या होगा, नेक गर्दन जुड़ी होती है ना, अंदर इंसर्टेड होती है। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज बनती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल लिखो, CONDYL। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कोई नहीं है, वो मतलब थोड़ा इवॉल्व हो गया ह्यूमंस के लिए। ऑक्सीपिटल OCCIPETAL, कॉन्डाइल CONDYL। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, ऑक्सीपिटल OCCIPETAL, कॉन्डाइल CONDYL emerged due to the forward positioning of FM मतलब foramen magnum among humans। कॉन्डाइल मतलब आपने देखा होगा जैसे सॉकेट सा होता है, अच्छा सा, इसमें ढंग से फिट हो जाए आपका, ये आपकी गर्दन फिट हो जाए। क्या है, क्या बताया मैंने, क्या है? यही जो सुराख है ना, जिसको ग्रेट होल बोलते हैं, ये इवॉल्व हो गया है। ठीक है, इवॉल्व होके मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड बन गया है, मूवमेंट्स के लिए आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। ह्यूमंस में है, लेकिन ये इरेक्टस में नहीं, ये जनरल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एल्वियोलर प्रोग्नेथिज्म। एल्वियोलर ALVEOLAR, एल्वियोलर, यहाँ मैंने कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा, ALVEOLAR, एल्वियोलर प्रोग्नेथिज्म। एल्वियोलर प्रोग्नेथिज्म क्या है, जो अभी तक हम जिसको प्रोग्नेथिज्म सिर्फ बोल रहे थे ना, अब आप उसको एल्वियोलर प्रोग्नेथिज्म भी बोल सकते हो। जैसे फेशियल प्रोजेक्शन, आगे एरो करके लिख लो, फेशियल प्रोजेक्शन which was prominent in Australopithecus got reduced, got reduced। ठीक, नेक्स्ट लिख लो इसका फाइलोजेनेटिक स्टेटस। फाइलोजेनेटिक स्टेटस, फाइलोजेनेटिक स्टेटस में सिंपली लिखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके ऊपर होमो इरेक्टस, इसके ऊपर होमो सेपियन। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ज्यादा इवॉल्व है, लेकिन होमो सेपियन से कम इवॉल्व है। एरो जरूर दे देना इधर, ठीक।
नेक्स्ट राइट डाउन टाइप्स ऑफ होमो इरेक्टस. टाइप्स ऑफ होमो इरेक्टस. लिखो, पहला लिखो पैरेंथ्रोपस. पैरेंथ्रोपस PARANTHROPUS. पैरेंथ्रोपस पहला. कहां से मिला ये? अफ्रीका से, तुर्कना से. एरो करके लिख लो, फ्रॉम अफ्रीका. फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अफ्रीका स्लैश करके तुर्कना. तुर्कना बॉय जो हमने देखा था. नेक्स्ट सेकंड लिखो होमो इरेक्टस हीडलबर्ग. अब लिख भी चुके हो ना एक बार, वही वाले लिखो सारे. होमो इरेक्टस हीडलबर्ग. ये हमें कहाँ से मिला? जर्मनी, स्पेन एंड इटली. पहली दफा हमें जर्मनी से मिला हीडलबर्ग से, लेकिन बाद में स्पेन और इटली से भी हमें इसके काफी सारे वो मिलते हैं. जर्मनी, स्पेन एंड इटली. थर्ड लिखो होमो इरेक्टस इरेक्टस. होमो इरेक्टस इरेक्टस ये है जावा मैन. फोर्थ होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस. ये है पेकिंग मैन. ठीक, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड लिखते हैं. बैकग्राउंड लिखो. In Africa, Homo ergaster ब्रैकेट में लिखो वेस्ट एशिया प्लस अफ्रीका. वेस्ट एशिया से भी ये हमें बाद में मिला है. which is assumed to be from 2 million years ago. Which is assumed to be from 2 million years ago is considered as the first hunter-gatherer who controlled fire. Next point. It was also found that they used to make stone tools of sophisticated nature such as Abbevilian, Villian, V for Vishal, वो वाला VILIAN, Abbevilian, and Acheulean, ACHEULIAN, Acheulean. Abbevilian के नीचे लिखो सिंगल फेस, Acheulean के नीचे लिखो डबल फेस. फिर से स्पेलिंग बोलता हूँ. एबी का स्पेलिंग ABBEVILIAN, Acheulean का स्पेलिंग ACHEULIAN. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. डुबोइस in 1891 discovered Homo erectus from Java. नेक्स्ट पॉइंट. ये देखो, इसने डिस्कवर जब फॉसिल किया था, आज हम उसको होमो इरेक्टस बोलते हैं.
लेकिन पहली दफा इसको होमो इरेक्टस नाम किसने दिया, उसका नाम था जानुश। लिख लो जानुश, JANUSH, named it as Homo erectus. Janusz named it as Homo erectus. ठीक, अब इसके नीचे वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको ना आप ऐसे ही टेबल सा बनाओ, छोटा सा, 2-3 पॉइंट ही लिखने हमने। सबसे पहले लिख लो अफ्रीकन एंड जावा फॉसिल, जो इकट्ठे माना जाता है। दूसरा चाइना और तीसरा इंडिया। 3 लाइनें ड्रॉ करो। पहले में लिखो अफ्रीकन एंड जावन फॉसिल, दूसरे में चाइना और तीसरे में इंडिया। और पहला फीचर लिखो क्रेनियल कैपेसिटी। पहले टेबल में लिखो अफ्रीका और जावा वाले में क्रेनियल कैपेसिटी इसकी है लो, लो मीडियम हाई होगी, ठीक है, लो मीडियम हाई। इसकी लो कितनी लो, 775 to 940, 775 775 से 940। चाइना वाली लिखो 940 से 1225, ये मीडियम है। और इंडिया वाली लिखो 1155 1155, 1155 से लेके 1421 1421 सीसी। सीसी सबके साथ लगाना आपने, ये है हाई। लेकिन आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, ये हमने क्या देखा कि पहली दफा ये कंट्रोल कर रहा था फायर। इसमें सबसे इंटेलिजेंट आपको देख के कौन लगता है, लेकिन नर्मदा में फायर का एविडेंस ही नहीं है। नर्मदा मैन के टाइम पीरियड पे फायर का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे हम सोच रहे होंगे ना ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसने फायर पहले बना ली, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नर्मदा मैन जो था, हाँ उसका ब्रेन ज्यादा इवॉल्व था, लेकिन फायर का हमें इंडिया में हमें लोअर पैलेलिथिक टाइम पीरियड पे, जब ये होमो इरेक्टस था, जिसकी नर्मदा मैन जिसकी एग्जांपल है, उस टाइम पीरियड पे हमें इंडिया में फायर नहीं मिलती। हाँ बाहर सेम टाइम पे मिल सकती है, इंडिया में नहीं मिल रही थी। जैसे ये पैकिंग वाला है या जावा वाला है, इसको ये कंट्रोल कर रहा था, इंडिया वाले अभी नहीं कर रहे थे, वो बाद में करेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट है, ठीक। नेक्स्ट, अब इनके सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक, नाम लिख लो। जो अफ्रीका और जावा वाला है, मतलब नेक्स्ट फीचर इसमें नेम ही लिखना है हमने, एरगास्टर और जावा मैन लिख लो। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले वाले का एरगास्टर और जावा मैन लिखना है, चाइना वाले का पैकिंग लिखना है, इंडिया वाले का नर्मदा मैन लिखना है। ये टेबल बड़ा मत बनाना, इतना ही है बस, ये इसके आगे हमने बस ये तीनों के बारे में लिखना था, छोटा छोटा लिख लिया। अफ्रीका एंड जावा में लिखोगे एरगास्टर, जो मैंने होमो एरगास्टर लिखाया था, अफ्रीका वाला तुर्कना वाला, जावा वाला जावा मैन, चाइना वाला पैकिंग मैन, और लास्ट में नर्मदा वाला नर्मदा मैन, ठीक। बंद करो टेबल को, आ गया हो दोबारा से वो उसके फीचर्स को ही हम आगे बैकग्राउंड के बाद अब और फीचर्स देखते हैं थोड़े से इसके। लिख लो दी तुर्कना बॉय, दी तुर्कना बॉय from the Turkana boy from North Kenya, from North Kenya was discovered एक्चुअल जगह का नाम है कोबी फोरा, तो ब्रैकेट में लिख लो कोबी फोरा, KOOBI, कोबी फोरा, FORA। in 1984, popularly known as Turkana boy, having following features। पहला फीचर लिखो हाइट 6 फीट 1 इंच, 6'1"। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कौन सा फोसिल हमें मिलता है, तो कंप्लीट स्केलेटन मिला हमें, कंप्लीट स्केलेटन ऑफ अ बॉय। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी
सीसी लिखते हो, ठीक है, पूरा करेंगे कैपेसिटी सीसी। इसकी कैपेसिटी थी 800 से 900 सीसी, 800 to 900 सीसी। नेक्स्ट पॉइंट, स्कल लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड लो, नॉट नैरो, लॉन्ग एंड लो स्कल। ब्रो रिज prominent, long and low, brow ridge prominent, face less projecting, मतलब प्रोग्नेथिज्म थोड़ा कम हो गया है, एल्वियोलर प्रोग्नेथिज्म थोड़ा कम हो गया, और नोज प्रोनाउंस्ड, नोज वाज प्रोनाउंस्ड। ये कहां से मिला हमें? अफ्रीका से। नेक्स्ट लिख लो चाइना से क्या मिला। देखो फ्रॉम चाइना, नेक्स्ट पॉइंट बना के, फ्रॉम चाइना ये एक जगह है, इसका स्पेलिंग मैं बोलूंगा, आप लिखोगे। फ्रॉम अ प्लेस, जोखोडियन करके प्लेस है, जेड से स्टार्ट होती है, स्पेलिंग में बोलता हूं, लिखो ZHOU, क्या बना? जो, फिर ऐसे बनाओ को, KOU, को, डियन, DIEN, जोखोडियन, KOU, पहले जो, फिर खो, फिर डियन, ZHOU, KOU, DIEN, नियर बीजिंग, नियर बीजिंग। क्या क्या मिला? अस्कल एंड मैंडिबल वर डिस्कवर्ड, अस्कल एंड मैंडिबल। अब मैं जिसको पूछूंगा वो मुझे बताएगा मैंडिबल क्या होता है, जो नीचे मुंडी करके बैठेगा मैं उसी को पूछूंगा मैंडिबल क्या होता है। क्या होता है मैंडिबल? अगर आप ये नहीं ना है मैंडिबल तो डंडा देख लेना, मेरा वो पड़ा हुआ है व्हाइट कलर का। कौन सा गम लग गया आपसे? GOM वाला गम? गम से रिलेटेड कैसे होता है? बताओ रंजना, गम से रिलेटेड होता है? हाँ, ये वाला जाओ वाला। ठीक, तो इसको क्या नाम दिया गया? विच वॉज नेम्ड एज पैकिंग मैन, PEKING, पैकिंग मैन। इसका टाइम पीरियड है, मतलब जो रिसर्चर्स बोलते हैं 7,50,000 ईयर्स ओल्ड, मोर एंशिएंट है, 7,50,000 ईयर्स ओल्ड इसका टाइम पीरियड। 50, 7.5 लाख लिख लो, 7.5 लाख ईयर्स ओल्ड। ठीक, इसके अलावा हमें जावा और इंडिया से भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ऑल्सो डिस्कवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऑल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम जावा एंड इंडिया। इंडिया में जगह कौन सी? हथनोरा, हथनोरा एटसेट्रा। नाउ हमें कई बार क्या, ये जनरल जनरल पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें अब कई बार क्या कैसा क्वेश्चन आता है, हमें डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है बिटवीन जावा एंड पैकिंग, ठीक है। तो लिखो डिफरेंस, जावा मैन एंड पैकिंग मैन, एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक तरफ लिखो जावा मैन, एक तरफ लिखो पैकिंग मैन। थोड़ी सी जगह स्टार्टिंग में फीचर्स के लिए छोड़ देना। मैं ऐसे लिखाऊंगा फीचर, जैसे हाइट, पहले लिखना पड़ेगा आपको हाइट, फिर जावा मैन की हाइट, और फिर पैकिंग मैन की हाइट। तो शुरू में थोड़ी जगह छोड़ो, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो हाइट, फीचर्स में लिखो हाइट, जावा मैन लिखो लो इन हाइट, पैकिंग लिखो शॉर्ट हाइट, दोनों ही छोटी हाइट के हैं। जावा थोड़ा कम, मतलब ज्यादा छोटा है, ठीक है। जावा वाला ज्यादा छोटा है, ये अगले से आपको समझ आ जाएगा। सेकंड
फीचर लिखो इरेक्ट, इरेक्ट। जावा में लिखो स्लाइटली बेंट, पैकिंग में लिखो फुली इरेक्ट। जावा में लिखो स्लाइटली बेंट और पैकिंग में फुली इरेक्ट। थर्ड पॉइंट फेस, जावा में लिखो स्लाइड प्रोग्नाथिज्म, पैकिंग में लेस मार्क्ड, लेस मार्क्ड। नेक्स्ट इज स्कल, ये अपना 1 2 3 4 करके नंबरिंग जरूर कर लेना, बाद में कंफ्यूज हो जाओ। स्कल, जावा स्मॉल स्कल, पैकिंग लार्ज स्कल। क्या लग रहा है क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा बड़ी किसकी होगी? हाँ, चिन, जावा में स्मॉल चिन और पैकिंग में डेवलप्ड। नोज, जावा में ब्रॉड एंड फ्लैट। नोज जावा में ब्रॉड एंड फ्लैट और पैकिंग में नॉट एज ब्रॉड, नॉट एज ब्रॉड। नेक्स्ट पॉइंट फोरहेड, लो एंड रिसीडिंग फोरहेड, फोरहेड लिखने की जरूरत नहीं दोबारा, लो एंड रिसीडिंग, RECEDING। और पैकिंग में लिखो बम्प लाइक, टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट ब्रोरिज, जावा में हाई एज एप्स, पैकिंग में हाई बट सेपरेटेड फ्रॉम फोरहेड, हाई बट सेपरेटेड फ्रॉम फोरहेड, थोड़ा सा अलग है, हाई बट सेपरेटेड। नेक्स्ट देखो क्रेनियल कैपेसिटी, जावा की है 800 to 1000 और पैकिंग की है 850 to 1300। जावा की 800 to 1000 और पैकिंग की है 850 to 1300। नेक्स्ट लिखो जॉ, जावा में लोअर जॉ लार्ज एंड हैवी, लोअर जॉ लार्ज एंड हैवी और पैकिंग में लिखो लाइटर, लाइटर मतलब पतला है, उतना ब्रॉड हाई नहीं। टीथ्स, नेक्स्ट पॉइंट, जावा में लिखो लार्ज टीथ्स और डायस्टीमा भी है इनमें, लार्ज टीथ्स स्लैश डायस्टीमा, पैकिंग में शॉर्ट टीथ नो डायस्टीमा। शॉर्ट टीथ नो डायस्टीमा। टूल्स, नेक्स्ट पॉइंट टूल्स, जावा के केस में लेस एडवांस टूल्स और पैकिंग के केस में मोर एडवांस टूल्स। मोर एडवांस टूल्स, ठीक, ये इतना ही है दोनों का डिफरेंस। अब अगर कोई हमें पूछ ले, होमो इरेक्टस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अलग अलग घुमा के क्वेश्चन आते हैं, कभी जावा मैन अलग से आ जाएगा 10 नंबर का, कभी पैकिंग मैन अलग से आ जाएगा 10 नंबर का, तुर्कना बॉय भी आ सकता है 10 नंबर का। तो कभी कभी ना हमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि बताओ कि होमो इरेक्टस में कुछ एडवांस्ड फीचर्स थे और कुछ प्रिमिटिव फीचर्स थे, ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसमें क्या लिखोगे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि होमो इरेक्टस हैड सम एडवांस्ड फीचर्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन, और साथ में ही आता है ऑल्सो इट हैड सम प्रिमिटिव फीचर्स, तो आप इसमें क्या कैप्चर करने वाले हो ये बताओ। मैं आपको डिटेल नहीं पूछ रहा कि ये लिखोगे, ऐसे कैप्चर क्या करने वाले हो ये बताओ। वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको अंदर जाके नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या क्या, जनरल आउटलाइन पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या लिखोगे।
वही मैं उन्होंने बोला, मैं उनको मना कर रहा हूँ तो फिर रिपीट कर रहे हो। आउटलाइन बताओ मुझे, आंसर की क्या लिखोगे, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ। वो तो सवाल में बोला गया है ना, आप उसको कैप्चर कैसे करोगे? शावा, बाकी वाले बताओ, आप कोशिश करो समझने की। क्वेश्चन ये है कि इसमें दोनों टाइप के फीचर्स हैं, कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं, कुछ प्रिमिटिव फीचर्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आया फीचर्स किसके, ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, ऐसा हो सकता है कि ऑन एन एवोल्यूशनरी टाइम स्केल if we consider Homo erectus then we find some advanced features and some primitive features. Comment क्या लिखोगे? हाँ ऐसे लिखोगे, ठीक है। जब अगर ऐसा सवाल आया तो देखो एडवांस किससे चाहिए, ऑस्ट्रेलो से, पिछले वालों से, और प्रिमिटिव किससे है, हमसे, मतलब बाकी सबसे, हमसे या निएंडरथल से या और कोई बीच में कोई ऐसी प्रजाति आती है, मतलब जो उसके आगे वाले हैं उनसे पिछड़ा है और जो उसके पिछले वाले हैं उनसे एडवांस है। तो अगर ऐसा सवाल आ गया तो अब जो आप चीजें बोल रहे थे, जैसे क्रेनियल कैपेसिटी बोल रहे हो, बाइपेडल तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो चुका था, लेकिन आप बोल सकते हो कि फुली इरेक्ट है। अब आप एक एक करके देखो, मेन चीज होती है आंसर की आउटलाइन समझना, उसकी नब्ज पकड़ना कि पूछ क्या रहा है, बाकी आप लिख लोगे, उतना मटेरियल आपके पास होता है तो लिखो। It had both advanced and primitive features. It had both advanced and primitive features. जहां एडवांस लिखा इसके नीचे एरो करके लिख लेना देन ऑस्ट्रेलो, और जहां प्रिमिटिव लिख ले वहां लिखना देन होमोसेपियंस। सिर्फ आपके समझने के लिए है ये, ऐसे आंसर में नहीं लिखना एरो वाली चीज। एडवांस में लिखो देन ऑस्ट्रेलो और प्रिमिटिव में लिखो देन होमोसेपियन। और अब एक लाइन ड्रॉ करो, एक तरफ लिखो एडवांस फीचर्स, एक तरफ लिखो प्रिमिटिव फीचर्स। उसमें आएंगे आपके 10 पॉइंट, 9 पॉइंट, 9-10 पॉइंट। पहला फीचर क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी एडवांस हमने बताई है तो इसका मतलब बड़ी है, तो लिख लो क्रेनियल कैपेसिटी 775 to 1421, हाईएस्ट अमंग नर्मदा मैन, तो एडवांस्ड है। क्रेनियल कैपेसिटी फ्रॉम 775 to 1421, हाईएस्ट अमंग नर्मदा मैन। और इसी सामने प्रिमिटिव लिखो, हमसे भी प्रिमिटिव है, हमसे लिखो स्लोपिंग फोरहेड है इसका, इसका फोरहेड क्या है, अभी भी स्लोपिंग है, ऐसे हमारी तरह से स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट होने का मतलब क्या है कि हमारा ये फ्रंटल लोब बढ़िया से डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है, उनका नहीं है, ऐसे सीधा नहीं होगा, ऐसे रिसीड कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से पीछे जाएगा, हमारा सीधे, हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है ना, उनका स्लोपिंग है, तो स्लोप कैसे, यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा होगा, तो उनका फ्रंटल ब्रेन जो है वो इतना अच्छा से डेवलप नहीं है। तो क्वांटिटेटिव हो सकता है लेकिन क्वालिटेटिव हमसे पुराना, हमसे पिछड़ा हुआ, ठीक है। तो क्या लिखोगे, स्लोपिंग फोरहेड, ब्रैकेट में लिखोगे वर्टिकल इन अस, वर्टिकल इन होमोसेपियन। पहला ही फीचर है ये, आमने सामने लिखना है, एक एडवांस में लिखना है, एक प्रिमिटिव में लिखना है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है दोनों। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए एडवांस में, हाइट, ये क्रेनियम की ही हाइट की बात की जा रही है, क्रेनियम की हाइट लिखो, द क्रेनियम्स हाइट इज मोर देन ब्रेथ, द क्रेनियम्स हाइट इज मोर देन ब्रेथ। ये थोड़ा सा एडवांस्ड फीचर्स। और प्रिमिटिव में सामने इसको लिख दो, मतलब इसी क्रेनियम से रिलेटेड ब्रो रिज अभी भी प्रोमिनेंट है, ब्रो रिज स्टिल प्रोमिनेंट। हमारे में है क्या ब्रो रिज? नहीं है, तो ये इसमें है, तो ये कैसा कैरेक्टर है, एक प्रिमिटिव कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, फोरमन मैग्नम, फोरमन मैग्नम फॉरवर्ड पोजीशन,
फोरमन मैग्नम फॉरवर्ड। लेकिन जैसे हमारे अंदर तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल मतलब कि बिल्कुल सर्कुलर है, इसका सर्कुलर नहीं है, अभी भी थोड़ा सा एंगुलर है, तो लिख लीजिए एंगुलर ऑक्सीपिटल, ब्रैकेट में लिखो राउंडेड इनस, हमारे में राउंड है, उनमें लिखो एंगुलर ऑक्सीपिटल ब्रैकेट में राउंडेड इनस, प्रिमिटिव वाले में लिखना है ये आपने। तो एंगुलर ऑक्सीपिटल कैसा कैरेक्टर, एडवांस या प्रिमिटिव? प्रिमिटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डेंटल, ये एडवांस्ड में, डेंटल आर्केड इज पैराबोलिक, पैराबोलिक कैसा ट्रेट है, एडवांस्ड, एडवांस। दूसरी साइड लिखो मैंडिबल इज स्टिल लार्जर, प्रिमिटिव में मैंडिबल, मैंडिबल यानी जो जॉ वाला है ये स्टिल अभी भी बड़ा है इसमें, ठीक। नेक्स्ट एडवांस फीचर, डेंटल मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू मॉडर्न मैन, डेंटल मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू मॉडर्न मैन, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। प्रिमिटिव में लिखो टीथ्स आर स्टिल लार्ज, इनमें फर्स्ट मोलर लार्ज है और हमारे में थर्ड मोलर, थर्ड वाला जो है वो लार्जेस्ट होता है, लिख लीजिए फर्स्ट मोलर इज लार्ज वेयर एज थर्ड इज द लार्जेस्ट इन ह्यूमंस या होमोसेपियंस। यही प्रिमिटिव में एक और चीज ऐड कर दो, नो चिन, नो चिन इज डेवलप्ड, किसका, एडवांस का कि प्रिमिटिव का? इनका फर्स्ट मोलर जो है वो ही लार्जेस्ट था, हमारा थर्ड मोलर जो है वो लार्जेस्ट है, बस ये लिखना है, ठीक। हाँ, एडवांस में नहीं, प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव में हमने लिखना है कि इनके टीथ अभी भी क्या है, लार्ज है, ठीक है। अब ब्रैकेट में कुछ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसमें लिखना है कि इनमें जो फर्स्ट मोलर है दैट वाज द लार्जेस्ट, बट हमारे में कौन सा है, थर्ड वन इज द लार्जेस्ट, बस इतना, ये नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, टीथ लार्ज लिखोगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो लीनिया एस्पेरा, लीनिया एस्पेरा इज डेवलप्ड इन एडवांस्ड, और उसमें लिखो फीमर बोन इज स्टिल थिक, हमारे में फीमर जो है वो थिक नहीं है, थिन है। यहीं पे फीमर बोन इज स्टिल थिक के साथ एक और चीज ऐड करो, बोन्स ऑफ क्रेनियम आर आल्सो थिक, प्रिमिटिव में बोन्स ऑफ क्रेनियम आर आल्सो थिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एडवांस्ड में, सैजिटल क्रस्ट रिड्यूस्ड, सैजिटल क्रस्ट होता है ये सिर के बीच में जो निकला हुआ था कील, ये रिड्यूस हो चुका है, टॉप ऑफ स्कल जो रहता है। इसी को कंटिन्यू करो एडवांस वाले को, इसमें आगे लिख लो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नॉट प्रोमिनेंट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नॉट प्रोमिनेंट। और प्रिमिटिव वाले में लिख लो हाइट 5 फीट 5 इंचेस एंड वेट 53 kgs, प्रिमिटिव वाले में हाइट 5 फीट 5 इंचेस और वेट 53 kgs, ये प्रिमिटिव बता रहा है, बोल रहा है कि आगे चल के हाइट बढ़ी है, ठीक है, निएंडरथल में या सेपियन में, और वेट भी बढ़ा है, तो इसका अभी भी थोड़ा सा कम, ठीक। ये होता है आपका यहाँ पे खत्म। अब इसमें हम एक इसका कल्चरल एस्पेक्ट भी लिखते हैं, राइट डाउन दी कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ होमो इरेक्टस, कल्चर ऑफ होमो इरेक्टस। The culture of Homo erectus.
कल्चर ऑफ होमो इरेक्टस। तो उसमें हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाइए उसका, उसमें लिखिए क्या क्या है, इसमें लिखेंगे पहला टूल्स लिखो, बताइए जरा क्या क्या लिखेंगे इसमें कल्चर में। पहला लिखो टूल्स, कौन से टूल थे इनके, स्टोन टूल्स, ठीक है, स्टोन टूल, पहली बार स्टोन टूल आए, लिथिक टूल्स आए, और लिथिक का मतलब स्टोन, लिथिक टूल्स आए एबीविलियन और एचुलियन, लिख लो। टूल मेकर, एक एक करके नीचे इसके नीचे ऐसे बना के लिख दो। पहला टूल मेकर, पॉइंट वाइज लिखो। दूसरा स्टोन टूल्स, टूल मेकर पहला पॉइंट, दूसरा स्टोन टूल्स। अब इसमें जो टूल्स हैं ये भी दो फेजेस में बने हैं, तो लिख लीजिए टू फेजेस, फिर उसमें फेज 1 और दूसरा फेज 2, टू फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में बनाए गए हैं लार्ज चॉपर टूल्स, वही एबीविलियन और एचुलियन जो है उनको चॉपर चॉपिंग टूल्स भी कहा जाता है। फेज 1 में क्या बनाए गए हैं, लार्ज टूल्स, और फेज 1 में ही बनाए गए हैं फ्लेक टूल्स में, फ्लेक टूल्स, FLAKE फ्लेक क्या होता है, देखो जैसे ये पत्थर है, ठीक है, अब इसको पत्थर को यहां से दूसरे पत्थर से मारा तो यहां से टूट जाएगा, ये बन गया एबीविलियन। दोबारा से इसको यहां से भी मारा तो यहां से भी टूट गया, तो पीछे ये इतना ही पत्थर बचा। तो जब दोनों साइड टूटा हुआ, ठीक है, डबल फेस्ड, उसको क्या बोलते हैं, एचुलियन। एबीविलियन हुआ सिंगल फेस, एचुलियन हुआ बाई फेस्ड या डबल फेस्ड। अब देखो यहां तक तो कोर ऑफ द स्टोन ही इस्तेमाल हो रहा था एज ए टूल, वो है फेज 1 ये वाला। यहाँ कोर ऑफ दिस बेस इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल। ये जो साइड से टूट रहा था इसको वेस्ट मटेरियल की तरफ फेंका जा रहा, लेकिन आगे चल के क्या किया गया, ये जो साइड से निकले हुए पत्ते थे ऐसे, इनको टूल्स की तरह इस्तेमाल किया गया, इनको ही कहा जाता है फ्लेक्स, इनको क्या कहा जाता है, फ्लेक्स। अब फ्लेक्स को आगे चल के और रिफाइन किया गया, उसमें क्या किया गया, इसको ना से धार दी गई दोनों साइड और नीचे इसके हैंडल लगाया गया, तब ये बन गया ब्लेड। यहाँ से इस साइड से भी इसको रगड़ा गया, इस साइड से भी इसको रगड़ा गया, एकदम जैसे आप आज की डेट में चाकू देखते हो, तो वो क्या बन गया, ब्लेड। तो ब्लेड जब बनाने मतलब इसी से बन रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। ये फेज 1 का है लार्ज, ये भी फेज 1 का है फ्लेक, फिर अभी हम फेज 2 देखेंगे, तो फेज 2 में फिर आ जाएगा ब्लेड टूल्स। और जब ब्लेड टूल्स बना रहे थे यहीं से प्रेरणा मिलके इन्होंने इसको बोन्स भी ऐड कर लिए साथ में, ठीक है। मान लो कोई बड़ा जानवर है, उसकी हड्डी बड़ी हुई है कोई, जैसे ये शोल्डर वाले का बड़ा इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, ये ब्लेड होता है जो शोल्डर ब्लेड, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको काट के, और मतलब ऐसी कोई डेड बॉडी कोई पड़ी होगी किसी जानवर की तो उसको काट के आगे पीछे से शेप देके इस तरीके से रखा जाता है, ठीक। तो वो सारे टूल्स फिर इस्तेमाल किए जाने लग पड़े फेज 2 में। तो फेज 1 में लार्ज चॉपर टूल्स, दूसरा फ्लेक टूल्स, फेज 2 में लिखो ब्लेड टूल्स, ब्लेड टूल्स, ठीक है। और यहां लिख लो फेज 2 में फ्लेक्स डिफरेंट फ्रॉम ओल्डुवियन इंडस्ट्री, फ्लेक्स डिफरेंट फ्रॉम ओल्डुवियन इंडस्ट्री, और उन फ्लेक्स को बोला जाने लग पड़ा लेवालोइस फ्लेक, लेवालोइस फ्लेक, LEVALLOIS, लेवालोइस फ्लेक्स, ये थोड़ी इंप्रूव्ड फ्लेक्स, लेवालोइस, LEVALLOIS। ठीक, ये आ गया आपका टूल कल्चर। नेक्स्ट ऐसा ही हम एक बनाएंगे फायर वाला, ठीक है, उधर लिख लो यूज ऑफ फायर, यूज ऑफ
फायर। लिख लीजिए, दे वर द फर्स्ट फायर यूजर्स and the first evidence which we get is from Peking man from China, and the first evidence which we get is from China. इसके अलावा हमें और सबूत मिलते हैं फ्रांस से, हमें फ्रांस से भी सबूत मिलते हैं जहां पे हमें कार्ड बोन्स मिलती है, चार्ड बोन जली हुई बोन, ठीक, लिख लीजिए। ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट बना के, charred bone have been found from France, indicating cooking using fire, indicating cooking using fire, आग से क्या की जाती थी, खाना पकाया जाता था। टीथ स्मॉल हो गए ना फिर इसी वजह से, और ज्यादा हमने एवोल्यूशन में देखा इनिशियली पहले चैप्टर में कि जैसे जैसे फायर यूज की गई, खाना पकाया जाया लगा पड़ा, तो खाना सॉफ्ट हो गया, तो सॉफ्ट खाना खाएंगे तो दांतों पे इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा या कम, कम हो गया, तो धीरे धीरे हमारे टीथ जो हो गए और कम। फिर एक और बनता है पिज, तो ऐसे करके लिखा जाता है पिज एट ऑल। एट ऑल का क्या मतलब होता है, एंड अदर्स, एंड अदर्स, ठीक है, पिज एंड अदर्स, इसके कुलीग। जैसे कॉलेज में आपको बोला जाए कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो कोई एक बच्चा अच्छे से काम करे और बाकी वाले टाइम पास करें, लेकिन लास्ट में बोले यार नाम हमारा लिख देना नहीं तो हम पास नहीं होंगे, तो फिर बोले नाम नहीं लिख लाऊं, इसी में डाल दूंगा, चला लो काम, तो बोलता ठीक। तो उस हिसाब से पिज एट ऑल ने क्या किया, इन्होंने बोला कि इस टाइम पे फायर का दो डबल यूज था इसका। पहला यूज था किसके लिए, फॉर कुकिंग पर्पसेस, और दूसरा था फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, ठीक है। केव्स में रहते थे, नेचुरल केव्स में, जंगलों में, तो मान लो वहां से कोई जंगली जीव आ गया, शेर आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो आग लगा के रखते थे। तो रात को सोते वक्त जैसे केव है, तो केव के अंदर रह रहे हैं, तो केव के माउथ पे आग लगा देते थे, लकड़ियां लुकड़ियों से केव के माउथ पे आग लगा दी, खुद अंदर सो गए। तो अगर आग लगी हुई है तो कोई जंगली जानवर अंदर नहीं आ सकता। या फिर अगर कहीं ऐसे वीराने में रह रहे हैं तो सर्कल में आगे पीछे आग लगा देंगे, ठीक है, तो आगे पीछे सर्कल में आग लगा देंगे, खुद अंदर सोएंगे, तो कोई जंगली जानवर जीव जो है वो नहीं आता। लिख लीजिए, पिज एट ऑल in 1992, Piz et al. in 1992 mentions that Homo erectus used fire for two purposes, पहला for cooking food और दूसरा for the protection purpose या for the safety purpose, protection from animals. नेक्स्ट कल्चर लिखो, हंटिंग। नेक्स्ट हेडिंग गिव हंटिंग। तुमने देखा ये वर द फर्स्ट हंटर गैदरर्स, हंटिंग लिख लो। दे यूज टूल्स टू हंट, दे यूज्ड टूल्स टू हंट। बंदा है पिलबीन, पिलबीन कोट्स, Pilbeam quotes that they use simple tools like stone tools, जो हमने ऊपर पढ़ लिए वही वाले, for hunting purposes। लेकिन एक जो कमी थी इनमें वो क्या थी कि टूल बना तो रहे थे, लेकिन कैसे बना रहे थे, वो टेक्नोलॉजी वो आ गई, ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे क्योंकि माइंड इतना डेवलप नहीं था, स्पीच बनी नहीं थी, लैंग्वेज थी नहीं, कहीं स्क्रिप्ट है नहीं, तो जब ना तो लैंग्वेज है ना तो स्क्रिप्ट है, तो उसको कम्युनिकेट कैसे करोगे, हाँ देख के कर सकता है, ठीक है, लिख लीजिए। बट देयर वाज नो ट्रांसमिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नो ट्रांसमिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ओनली इमिटेशन वाज प्रेजेंट, ओनली इमिटेशन वाज प्रेजेंट। कोई इमिटेट कर लेता है बात अलग। नेक्स्ट कल्चर में ही लिखो कैनिबलिज्म। क्या होता है कैनिबलिज्म,
चौथा ऑप्शन क्या तुम तेरे बताओ रंजना। कैनिबलिज्म होता है अपनी स्पीशी के दूसरे इंडिविजुअल को कंज्यूम करना, मार के। ठीक है, कैनिबलिज्म का ये मतलब नहीं है कि इंसान को मार के खाना। ठीक है, कैनिबलिज्म का मतलब क्या है, अपनी स्पीशी के, अगर कोई कुत्ता है तो वो कुत्ते को खा रहा है तो क्या बोलेंगे, कैनिबल। अगर बिल्ली है, मरी हुई बिल्ली को कंज्यूम कर रही है तो कैनिबल। सांप सांप को खाता है, कैनिबल। इंसान इंसान को खाए तो इंसान भी कैनिबल। तो ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ये लोग खाते थे। कैसे खाते थे, हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें डेड बॉडीज मिली। हमें डेड बॉडी मिली है जिसमें टेक्निकली रिमूव की गई है गर्दन। टेक्निकली ये काटी गई है बाजू, यहाँ से टेक्निकली, यहाँ से घुटनों में जहाँ हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, वहां से फ्रैक्चर किया गया है और कट्स किए गए हैं जो इन्होंने स्टोन टूल्स बनाए थे। तो काटा है, उसके बाद कार्ड बोन्स हैं तो जलाई भी गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले काटा है, तो इसका मतलब खुद टेक्निकली, चाहे वो रिचुअल एस्पेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसा ही क्यों ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कैनिबलिज्म था। लेकिन फ्रैक्चर्ड बोन्स अलग है। कैनिबलिज्म इज अ सेपरेट न्यू पॉइंट अंडर कल्चर। ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन्स वर फाउंड and it was also observed that the technical removal of head was done। टेक्निकल रिमूवल का मतलब ये नहीं कोई टेक्निक लगाई है, बस ये है कि मुंडी काटी हुई है। टेक्निकल रिमूवल ऑफ हेड वाज डन। आगे एरो मार के लिखो, ये कौन बोलता है, ई एडमसन। ई लिखकर डॉट एडमसन, ADAMSON एंड होबल HOEBEL, ये दो बंदे थे। होबल HOEBEL, ई एडमसन एंड होबल, इन दोनों को ही नीचे एरो करके लिखो। दे फर्दर स्टेटेड दैट इट कुड बी रिचुअलिस्टिक, customary or for their survival। it could be ritualistic, customary or for their survival in the time of stress। हाँ, लो काल पड़ गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, एक को मार के खा जाएंगे। और इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस, ये ना एथिक्स में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि इंसान जितना मर्जी अपने आप को साफ सुथरा बना ले, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसा आपको ऐसी जगह डाला जाए कि जहां आपके आगे मौत है, अंत है, और आप भूखे मर रहे हो और सामने दूसरा बंदा बैठा हुआ, दो बंदे हैं, तो वो एंड में एक दूसरे को मार के खाने की कोशिश करेंगे। तो विजन की केस स्टडी नहीं है, वो एथिक्स की केस स्टडी है। ठीक है, तो ये ट्रू फैक्ट है। ठीक है, तो काफी कुछ है, जैसे बाय नेचर इंसान इज कैनिबलिस्टिक। ठीक, लास्ट में लिखेंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन और सेक्सुअल बिहेवियर। पहले देखो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कल्चर में ही आएगा। ठीक है, इसमें लिखो पिलबीम, PILBEA, पिलबीम ने ही कोट किया है। पिलबीम mentions that capability for symbolic behavior also developed। Pilbeam mentions that capability for symbolic behavior also developed। Further, this led to the advancement in tool making। मतलब ये चीज कहां शो हुई, मैनिफेस्ट कहां हुई, इन टूल मेकिंग, ग्रुप लिविंग, hunting, etc।
लास्ट लिखो सेक्सुअल बिहेवियर, इसी में सेक्सुअल बिहेवियर, बस ये लास्ट है, फिर हम अंत करेंगे आज का। हमने एक जगह लिखा था ना सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें लिख दीजिए द मेल्स हैड बिग फेस एंड प्रोमिनेंट ब्रो रिज। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है कि विद इन अ सेम स्पीशी जो जेंडर वाइज दोनों में थोड़े थोड़े मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। हो सकता है कि मेल जो है वो ज्यादा, उनका हेड बड़ा हो, साइज बड़ा हो, ब्रो रिज प्रोमिनेंट हो, और फीमेल्स का थोड़ा स्लेंडर, ठीक है। मेल बिग फेस, प्रोमिनेंट ब्रो रिज, whereas the females had small face and less prominent brow ridge. Small face and less prominent brow ridge. Apart from this, there was intra-male competition. Apart from this, there was intra-male competition for the want of females. Apart from this, there was intra-male competition for the want of females. मैं आपको ये भेज रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ये वाला, ठीक है, टेलीग्राम पे ये मैंने भेज दिया। इसके अलावा मैं आपको पिक्चर्स भेज रहा हूँ जो आपको बनानी है, ठीक है। इसके अलावा आपको जहां मैंने जगह खाली छुड़ाई थी ना पैकिंग मैन और उसकी, जावा मैन और पैकिंग मैन की, वहां जाके ये 2 पिक्चर्स बनानी है आपने। मैंने पिक्चर बना दी है, समझा दिया है जैसे दोनों में क्या डिफरेंस था जावा और पैकिंग मैन का। तो ये फोटो है, ये आप ऐसे ऐसे करके एक तरफ जावा मैन वाली साइड जावा वाला बना देना, पैकिंग वाली साइड पैकिंग बना देना, ठीक। ये डॉक्यूमेंट भी भेज दिया मैंने आपको पीडीएफ, तो आप ऐसे ही अपना पीडीएफ भी बना सकते हो।